दोस्तों एग्ज़ाम का मौसम चल रहा है तो एग्ज़ाम के मौसम को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे मेल आ गए कि सर प्लीज़ स्टार्टिंग में ही ये वीडियो डाल देना, क्योंकि मैं नॉर्मली लगभग एक हफ्ते के करीब कई बार लेट हो जाती थी। एक हफ्ता तो नहीं, यहाँ पर 3-4 दिन लेट हो जाती थी। तो क्योंकि आप लोगों को पता है अभी एग्ज़ाम भी है आप लोगों का, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, एनडीए का एग्ज़ाम हो, सीडीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, अभी एग्ज़ाम की बाहर आ रखी है और आने वाले टाइम में भी विद इन 1 ईयर जो भी एग्ज़ाम आएंगे उसमें ये आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाली है। और इसी के साथ में करंट और स्टैटिक का एक बड़ा ही प्यारा सा मिक्सचर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो कवर की जाती है अक्सर एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। और अच्छी बात यहाँ पर ये होती है, ये जो कंप्लीट वीडियो आप लोगों को मिलती है इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाती है रिवीजन के लिए। तो रिवीजन के लिए अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, सीधा टेलीग्राम पर दस्तक देना है, जिसपे और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर मिल जाती है। जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो सब मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो कंप्लीट पीडीएफ है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है, जो पूरा महीने का होता है जब कंप्लीट जो भी हमारी वीडियोज़ आती हैं उनकी, तो उसकी भी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। इसी के साथ में क्वेश्चन वगैरह जो भी आप लोग आंसर राइटिंग के लिए वो सब भी चीज़ें यहाँ पर रहती है। मतलब एक काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें आप लोगों को इकट्ठी मिल जाती है इस टेलीग्राम पर, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पर इसके अंदर जो भी आप लोगों का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं सारी यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो एक महीने का पूरा करंट अफेयर आप लोगों का ये कुछ घंटे में कवर होगा। आप लोगों का लगभग 1-1.5 से 2 घंटे आप लोग यहाँ पर इसमें पूरा कंप्लीट करंट अफेयर आप लोगों को कवर हो जाएगा। तो अच्छे से इंजॉय कीजिएगा और बिल्कुल ऐसे देखना है जैसे मूवी देखते हो। अभी देख के आए ना कई सारी मूवीज़ रिसेंटली अभी आप लोग तो उसी तरीके से इसको भी देख के सुनते हुए चलिएगा और आप लोग करंट अफेयर से प्यार हो जाएगा अगर अच्छे से एंजॉय करोगे। और अगर आप लोग वैसे कि यार ये करंट अफेयर पढ़ना है, सर में दर्द होगा, वैसे तो यार अगर आप लोग काम करोगे फिर तो देखिए कोई भी चीज़ नहीं होने वाली है। तो अच्छे से बिल्कुल शांति में एंजॉयमेंट के साथ में सोचना है और पढ़ना है। और बिल्कुल ऐसे कि नहीं हाँ यार अच्छा ऐसा भी कुछ हो रहा है, वो नहीं होता है, बिल्कुल सरप्राइजिंग जो करने वाले जो मोमेंट होते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है वहाँ पर, इससे ऐसा हो गया, ओके। तो ये मतलब ये कोरिलेट करना है आप लोगों उसके साथ में, तो याद रख पाओगे। आप लोग जिस चीज़ से प्यार करते हो उसे भूलते हो कभी? करंट अफेयर से प्यार करके देखो, मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, आइए तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। वैसे तो कोविड-19 दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम लेके अपने साथ में आया था, पर लेकिन जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने वाली चीज़ ही प्रॉब्लम बन जाए तो फिर कैसा होगा? मतलब समझ में नहीं आया। हम लोगों ने सॉल्यूशन के लिए मास्क पहनना स्टार्ट किया ताकि कोविड-19 हम लोगों को न लगे, पर लेकिन ये मास्क इतनी तादाद में हो गए कि ये मास्क ही हमारे लिए प्रॉब्लम बन गए। हर जगह मास्क दिखाई देने लगे और लगा कि अब आने वाले टाइम में पॉलिथीन के बाद में अब मास्क जो है वो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। पर लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम सामने आती है, अगर उसका सॉल्यूशन खोजना स्टार्ट कर दे इंसान, तो सॉल्यूशन मिल ही जाता है। और सॉल्यूशन मिला यहाँ पर कि इस मास्क का यूज किया जा सकता है क्या करने के लिए? हम लोग सीमेंट बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। और ऐसे टॉपिक अक्सर जो है यूपीएससी के बड़े फेवरेट होते हैं। ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों से देकर पूछेगी जो मास्क यूज किए आते हैं उनको सीमेंट बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। ये आप लोगों से बोला जाएगा कि इसको सीमेंट में डालने के बाद में वो स्ट्रॉन्ग होता है या फिर उसके अंदर जो स्ट्रेंथ आती है उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा। तो जो प्रोडक्शन है सीमेंट का ये बोला गया वो अगर उसके अंदर आप लोग यूज करते हैं तो ये काफी एक तरीके से ताकतवर बना देगा, लगभग 47% स्ट्रॉन्गर देन द जो कॉमनली यूज सीमेंट है। समझिए जो सीमेंट आप लोग बना रहे हैं लगभग मोटे मोटे तौर पर 50% ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो सीमेंट हो जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो मुझे ये लगी, जो दरारें नॉर्मली आप लोगों ने देखी होंगी जब घरों के अंदर या फिर कहीं पर पड़ जाती है जहां सीमेंट होता है और फिर यहाँ पे पेड़ पौधे उगाते हैं, तो ये दरारें भी यहाँ पर पड़ती हुई नजर नहीं आएगी। तो ये काफी अच्छा है, खासकर एक तरीके से अगर आप लोग अपनी स्ट्रक्चर जो भी तैयार कराना चाहते हैं वो अच्छी रहेगी। और एक तरीके से अगर बात करें प्रोडक्शन जो सीमेंट है वो एक कार्बन इंटेंसिव प्रोसीजर है, जो कि लगभग 8% कार्बन एमिशन यहाँ पर होता है। तो अगर यहाँ पर ये मास्क इसके अंदर डाले जा रहे हैं तो एक और इंपॉर्टेंट चीज ये हो रही है कि एक तरीके से बोल सकते हैं सीमेंट जो है वो कम लगेगा अब यहाँ पर, क्योंकि उसके अंदर मास्क का भी मिक्सचर यहाँ पर हो चुका है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि कार्बन का जो एमिशन है वो भी कम होगा और ये काफी चीजों को फिक्स करेगा। एक तरीके से जो पुराने मास्क है उसको भी यहाँ पर एक तरीके से यूज कर पाएंगे और इसी के साथ में जो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा पाएंगे और कार्बन इंटेंसिव जो चीजें हैं हम लोग उसको भी कम कर पाएंगे। उन्हें कहते हैं कि एक पंथ कई सारे काज, तो वही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट से आप लोगों से चीजें पूछ ली जाती हैं और आंसर राइटिंग में भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं अगर कहीं पर इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजों के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो। दोस्तों ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का फॉर्मूला बताओ यार। ठीक है,
आप लोगों से डायरेक्ट भी स्टेटमेंट देकर भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अगर पुराने क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से एनालाइज किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में अगर बात करें तो लेबर फोर्स जो भी हमारे देश में है उसको अगर आप लोग डिवाइड कर दें कि वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी है, तो यहां पर आप लोग का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो यहां पर आ जाएगा। अभी यहां पर हम लोग इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं तो पहले वो समझ लीजिए। जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है जिसको CMIE बोलते हैं, ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि एक प्रोफेशनल लोगों के द्वारा मैनेज की जाती है। उसके द्वारा ये बताया गया कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो अभी काफी डाउन हो गया है। लगभग यहां पर अगर मोटे मोटे तौर पर बोले तो जस्ट 40% फ्रॉम एन अर्ली 47 इन 2016, तो ये अभी 40% हो गया है। और जब इतना प्रतिशत यहां पर कम होता है तो इसका मतलब ये है कि लाखों लोग जो हैं वो जॉब से बाहर हो गए। ऐसी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती हैं। अगर बात करें इसके अंदर वो पर्सन कवर किए जाते हैं जिनकी एज जो है वो या तो 15 है या फिर 15 साल से आगे के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन आप लोग यहां पर याद रखिएगा। स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एज क्या होती है जब हम लोग इसको काउंट करते हैं, तो यहां पर 15 साल या फिर 15 साल से नीचे के आप लोगों को देखने को मिलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है, यहां पर एक पर्टिकुलर जो कमिटी बनाई गई वो किसके द्वारा हेड की गई, जो कि यहां पर बात करती है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में। तो वो थी यहाँ पर अमिताभ कुंदू की कमेटी थी यहाँ पर, जिनके द्वारा यहाँ पर इसके बारे में रिकमेंडेशन दी गई। और नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है जो यहाँ पर लॉन्च करता है वो यहाँ पर बेसिकली इसको लॉन्च करता है एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम पर। और ये देश का पहला कंप्यूटर बेस्ड जो सर्वे है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के बारे में भी अगर आप लोगों से थोड़ी बातें की जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, जिसको आप लोग NSO बोलते हो। स्टार्टिंग में यहां पर इसके कई सारे नाम थे, पर चेंज होते होते आज के डेट में इसका ये नाम पड़ गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अगर बात करें सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बोलते थे, आगे नाम अच्छा नहीं लगा तो यहां पर इसको सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CSI से CSO कर दिया। पर लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन शब्द भी पसंद नहीं आया तो इसको हटाकर यहां पर ऑफिस कर दिया। पर लेकिन CSO का CSO ही रहा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे ऑफिस हो दोनों में वो ही आता है। तो आज की डेट में इसका नाम जो था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हुआ करता था। पर लेकिन यहां पर दो ऑफिस थे, एक था NSSO जिसको नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस बोलते थे, और एक था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब लगा कि दोनों का अलग अलग क्या काम है, क्यों ना दोनों को मर्ज कर दिया जाए। और दोनों को मर्ज करने के बाद में जो पैदा होता है उसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो जो बच्चा पैदा निकल कर आए इन दोनों के मर्जर से, यानी कि ये पेरेंट्स हैं, इन्होंने इसको निकाला तो ये निकला नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये है आज की डेट में जो भी हमारी कंट्री में जो कि एनालिसिस किया जाता है, जो भी डेटा इकट्ठा किया जाता है, तो सारे काम धाम ये करता है। क्वेश्चन आप लोगों से देकर पूछ लेंगे किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये भी कोई ज्यादा पुरानी नहीं है जो मिनिस्ट्री, ये 1999 में बनाई गई थी, दो डिपार्टमेंट को मर्ज कर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो ये वो बेसिक इंफॉर्मेशन है जहां से कई बार या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए या फिर इनडायरेक्ट, तो आप लोगों को इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन आज के डेट में कुछ ज्यादा ही न्यूज में रहा रिसेंटली। अभी पहले द कश्मीर फाइल मूवी की वजह से, और अभी रिसेंटली कई सारी डेथ वहां पर हो रही हैं, उसकी वजह से यहाँ पर कभी जवानों के साथ में झड़प, तो ये रीजन न्यूज में रहता है, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस बन सकते हैं। अभी हमारी कंट्री में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा ये यहाँ पर लगभग 4,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 540 मेगावाट का जो यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, जो कि यहाँ पर जिसको कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बोला जा रहा है, ये चेनाब रिवर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। तो यहाँ पर अगर आप लोगों से बातें की जाए तो आप लोगों को पता होगा बेसिकली चेनाब रिवर के बारे में, क्योंकि चेनाब रिवर जो है, जब आप लोग इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करते हैं जो कि 1960 में साइन की गई थी, इस ट्रीटी के हिसाब से आज की डेट में जो चेनाब रिवर है वो पाकिस्तान के हिस्से में आती है। क्योंकि ये जो ट्रीटी थी, ये दोनों रिवर जो है बेसिकली यहाँ पर जो रिवर के दो ग्रुप हैं उनको यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड करती हैं, जिसमें इंडस, झेलम और चेनाब ये तो पाकिस्तान के हिस्से में आती है। इसी के साथ में रवि, ब्यास और सतलज ये इंडिया के हिस्से में आती है। तो ये ट्रीटी साइन की गई थी 1960 में। उस टाइम पर भारत के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अयूब खान जी थे। तो दोनों के द्वारा मिलकर ये ट्रीटी साइन की गई। और ये जो एक तरीके से ब्रोकर जो बिचौलिया था यहाँ पर, वो था वर्ल्ड बैंक। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में यहाँ पर एक तरीके से, या फिर कौन था बिचौलिया, फिर कौन था यहाँ पर एक तरीके से दोनों के बीच में जो सुलह कराने वाला, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये इसके बारे में याद रखिएगा। इंडिया जो है लगभग 20% यहाँ पर वाटर यूज कर पाता है इरिगेशन पर्पज के लिए, और बाकी यहाँ पर एक परमानेंट कमीशन भी है दोनों के बीच में, जिसकी वजह से कोई लड़ाई झगड़ा हो तो उसको दूर किया जा सके। ये माना जाता है दुनिया में कि ये ट्रीटी आज तक भी सक्सेसफुल है और मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी है, 1960 से लेकर अब तक चली हुई आ रही है।
ओनली इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि इसका कंट्रोल इंडिया के हाथ में है। अगर ऊपर पाकिस्तान और यहां पर इंडिया होता तो शायद अब तक खून की नदियां बह रही होती, ना कि पानी मिल रहा होता। ऐसे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि आज के दिन में आप लोग समझ सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। तो यहाँ पर जो चेनाब रिवर है वो पाकिस्तान के अंदर इसका पार्ट आती है इस ट्रीटी के हिसाब से। कुछ एक्स्ट्रा बातें अगर चेनाब रिवर के बारे में आप लोगों से कोई पूछे, ये सोर्स है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से निकलती है और जम्मू कश्मीर पंजाब पाकिस्तान से होते हुए यहाँ पर ये आप लोगों को आगे इंडस रिवर में मर्ज होती नजर आएगी। इसके ऊपर कई सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे रातले हाइड्रो प्रोजेक्ट, इसी के साथ में ये है बेसिकली सलाल डैम। नेक्स्ट यहाँ पर दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसी के साथ में यहाँ पर ये है पाकल दुल डैम, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी आप लोग ये एरिया देख ही सकते हैं, इधर हो गया अफगानिस्तान, इधर हो गया पाकिस्तान, इधर हो गया इंडिया, और इधर आप लोगों को चाइना देखने को मिलेगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आज की डेट में आप लोगों ने कई बार देखा होगा, अगर किसी की बॉडी बनी हुई है तो हम लोग बोलते हैं कि पाउडर खा के बॉडी बना रखी है, और कई सारे यहाँ पर इस तरीके से इंजेक्शन वगैरह लिए जाते हैं, कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। इसी की वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गया। टोक्यो ओलंपिक के 2 प्लेयर थे यहाँ पर, नोएडा पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया 2 करोड़ रुपए के साथ में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है वो बेसिकली बेच रहे थे, और वो भी नकली। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिली, यानी कि फेक ड्रग बेच रहे थे यहाँ पर। तो समझ सकते हैं फेक का मतलब क्या होता है, कि सामने वाले को बता दो कि ये तुमको बुखार है, हम तुमको दवाई देते हैं, पर लेकिन रियलिटी में वो दवाई जो है वो दवाई नहीं है। ठीक है, तो उसके पैसे बनाकर ले गया इंसान बिना कुछ दिए हुए। ऐसा नहीं कई बार आप लोगों को बोले कि आओ तुमको बेसिकली ये कोई इस तरीके की चीजें पिलाते हैं कि तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, पर पता चला नमक का पानी और नींबू उसमें पानी में कुछ और इस चीजें डाल के पिला रहा था, जिससे सेहत को कुछ नुकसान ना हो, पर लेकिन आप लोग ये पैसे ठगे जाएं। ऐसे ही कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा, लोगों को इंजेक्शन दिए गए नमक के पानी के, और उनसे हजारों हजार रुपए ठगे गए। तो ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड होते हैं, ये बेसिकली लैब में तैयार किए जाते हैं मेल हार्मोन्स, जो कि टेस्टोस्टेरोन होता है, उसको बढ़ाने के लिए, और इसकी वजह से जो बॉडी के अंदर मसल बनती है वो काफी ज्यादा होती है। नेचुरल हार्मोन को बेसिकली लैब के अंदर जब तैयार करते हैं तो उसको एनाबॉलिक स्टेरॉइड आप लोग बोल सकते हैं, अगर बेसिक भाषा में हम लोग बात करें। ये मेल कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग को फेशियल हेयर या फिर डीप वॉइस अपनी देखने को मिलेगी, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं। एथलीट जो है वो काफी ज्यादा इसको यूज करते हैं, जो भी एथलेटिक्स होते हैं, स्पोर्ट पर्सन होते हैं, वो आज के दिन में इसको काफी ज्यादा यूज करते हैं और बॉडी को बनाने के लिए। पर लेकिन इसके कई सारे साइड इफेक्ट भी आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर पता चले कई सारे ऐसे यहाँ पर चीजें निकल कर आती हैं, जिसकी वजह से बार बार इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। इवन यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग जानकर हैरान होंगे, कई सारी ऐसी चीजें जैसे कि यहाँ पर बाल्डनेस, अक्सर बॉडी बनाने वाले लोगों के सर पर आप लोगों ने देखा होगा हेयर नहीं होते। इसी के साथ में स्पर्म काउंट जो है वो काफी ज्यादा रिड्यूस आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसी के साथ में जो टेस्टिकल्स हैं वो भी यहाँ पर श्रिंक हो जाते हैं, उनमें दिक्कत देखने को मिलती है। एक तरीके से यहाँ पर मेन और वुमेन दोनों में प्रॉब्लम होती है, तो वुमेन की भी प्रॉब्लम यहाँ पर दे रखी है। वुमेन को भी यहाँ पर कई सारे, जैसे अगर बात करें तो चेहरे पर पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं, लीवर डैमेज हो जाते हैं, यूरिन इन्फेक्शन देखने को मिलने लगता है, मूड बहुत ज्यादा स्विंग होने लगते हैं। तो ये सारी चीजें, एग्रेसिव बिहेवियर होने लगता है, अगर वुमेन के बारे में और मेन के बारे में दोनों में आप लोगों को ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो प्रॉब्लम जो है यहाँ पर कई बार रिड्यूस हो जाता है ब्रेस्ट का साइज वुमेन में, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, और उनकी भी वॉइस जो है वो मर्दों जैसी हो जाती है, उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर कोई बॉडी बिल्डिंग कर रही है वुमेन और उसको प्रॉपर गाइड नहीं किया गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। और इवन अगर साइंस के अंदर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ से जनरल साइंस के अंदर या बायोलॉजी वाले पोर्शन में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है कि यहाँ पर कि गायनोकोमेस्टिया, तो ये अभी आप लोगों ने देखा, इसको मैन बूब्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ये कॉमन कंडीशन बन जाती है बॉयज के अंदर या फिर मेन के अंदर। उनका जो ब्रेस्ट साइज है वो ऐसा हो जाता है जैसे कि एक वुमेन होती है जब बच्चे को दूध पिलाती है, तो जब उसकी ब्रेस्ट का साइज आप लोगों को जो बेसिकली देखने को बनता है वो वाला आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अक्सर बच्चों में और ओल्डर पर्सन के अंदर भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब यहाँ पर इस तरीके के ये एस्ट्रॉइड वगैरह यहाँ पर लिए जाते हैं। तो ऐसी भी सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर कई बार सामने निकल कर आती है, और कई सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर इसके एक तरीके से शिकार होते हैं, जब एक बिना किसी जान पहचान के और बिना किसी एक तरीके से जाने वाली चीजों को ऐसे कोई भी इन चीजों को लेना स्टार्ट करते हैं। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड से ज्यादा बेटर है कि आप लोग घर पर ही, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा सजेशन देना चाहूँ, हालांकि मतलब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर हाँ वैसे ही अगर आप लोगों को थोड़ा कुछ अगर इंप्लीमेंट करना है तो यार देखो, आप लोग जो घर पे सारी दाल होती है ना, जैसे उनको सारी जो भी दाल होती है आप लोगों के पास में, और जो चने वगैरह होता है उसमें सोयाबीन भी आप लोग डाल सकते हो, सोयाबीन के दाने, उनको सबको मिक्स कर आप लोग उनके लड्डू बना सकते हो। वही आप लोगों का प्रोटीन पाउडर है और वही सबसे बेस्ट है।
उसमें कुछ भी मिक्सचर नहीं है, घर का घी होगा, आप लोगों का मीठा होगा घर का, और वो मम्मी के हाथों का प्यार होगा उसमें, उससे बढ़िया प्रोटीन कोई नहीं है अगर आप लोग उसको बनवा सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है। और एक तरीके से अपनी नेचुरल चीज़ों पर टिके रहो यार, ज़्यादा से ज़्यादा खाना है तो अपना एग वगैरह या चिकन वगैरह जो आप लोग लेते हो वो ले लीजिए, पर इनको अगर आप लोगों को लग रहा है बॉडी बिल्डिंग ही करनी है तो ही इनको लीजिए, और वो भी तब लीजिए अगर कोई आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हो, कोई एक प्रॉपर एक ट्रेन पर्सन जो जानता हो इनके बारे में। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया और वैसे आप लोगों ने लेना स्टार्ट कर दिया, आप लोग इनका बहुत ही बुरी तरह शिकार हो सकते हैं और आप लोगों को दिक्कत देखने को मिल सकती है। ये सजेशन है बड़ा भाई यार दोस्त जो भी आप लोग मानो सोचते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है तो वो इसका शिकार होते हैं। तो आई होप कि आप लोग ये समझोगे और दूसरों को भी ये बातें शेयर करोगे ताकि कोई इसके चपेट में न पड़े। आप लोगों ने देखा होगा हेल्थ से रिलेटेड अक्सर कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर मैं बात करूंगा अभी किसके बारे में, मेंथोल सिगरेट के बारे में। अभी यूएसए का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा यहां पर अभी रिसेंटली काफी एक तरीके से अच्छा काम किया गया कि मेंथोल सिगरेट को बैन करने के लिए उसके लिए रूल प्रपोज किए गए ताकि इनको बैन किया जा सके। बेसिकली ऑल ओवर वर्ल्ड में तंबाकू जो है काफ़ी सारे लोग पीते हैं, और अभी रिसेंटली आप लोगों को याद होगा मैंने वर्ल्ड तंबाकू डे जब आप लोगों से डिस्कस किया था उसमें बताया था कितने सारे पेड़ भी आज के डेट में काटे जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में इनको बनाने के लिए, और इसके चलते यहाँ पर कितने सारे लोगों की डेथ होती है। तो आज की डेट में अगर बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में 80 लाख लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर इसका शिकार होते हैं, इनके 8 मिलियन के करीब लोगों की जान जाती है जो तंबाकू की वजह से, वो तंबाकू किसी भी इस तरीके का हो सकता है। तो ग्लोबल एडल्ट तंबाकू सर्वे में यहाँ पर यह बताया गया कि 18% जो पॉपुलेशन है वो यूज करती है स्मोक लेस तंबाकू, यानी कि जिसमें धुआं नहीं निकलता है, 7% स्मोक वाला, और बाकी ऐसे हैं जिनको कोई भी मिल जाए सब चलता है। तो मेंथोल जो सिगरेट है वो यूजुअली जो यंग जनरेशन है उसको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है, क्यों इसके अंदर बेसिकली जो चीजें हैं जो रेगुलर सिगरेट वाली इसको यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि फ्लेवर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके चलते इंसान जो है उन्हें दूसरों को दिखाने के लिए चाव चाव में अच्छा ये सिगरेट पीते हो, वाह भाई तुम्हारा तो लेवल बढ़ गया है, तो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, बल्कि लेवल नहीं है, एक तरीके से जिंदगी जो है बर्बाद होती है इन सब चीजों से। पर लेकिन क्या करे इंसान, एक बार अगर इनकी आदत का शिकार बन जाता है तो फिर वो छोड़ नहीं पाता है। तो ऑफिशियल एस्टीमेट, हालांकि इंडिया के अंदर मेंथोल सिगरेट का कोई ऑफिशियल डेटा है नहीं, पर लेकिन अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले कि दुनिया में सबसे पहले मेंथोल सिगरेट को बैन करने वाली कंट्री कौन सी है, तो ब्राजील है 2012 में, कनाडा है 2017 में, यूरोपियन यूनियन है 2020 में, ये यहाँ पर बेसिकली यूरोपियन यूनियन के साथ में यहाँ पर आप लोगों को तुर्की, इसी के साथ में मोल्दोव और इथियोपिया, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनके द्वारा इसको बैन किया गया है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, और कोई भी अगर ऐसी चीज़ आप लोग लेते हैं तो वो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट आप लोगों को करती हुई नजर आएगी, यानी कि आप लोगों को पेट के अंदर कैंसर या फिर दूसरे सर्विकल कैंसर या दूसरी और चीज़ देखने को मिलेगी। कई सारी जो क्रोनिक डिजीज हैं वो भी आप लोगों को लगती हुई नजर आएगी, हार्ट अटैक आ गया या फिर बाल्डनेस हो गया या फिर कोई एक तरीके से अस्थमा का शिकार हो गए, ठीक है, फर्टिलिटी रिड्यूस होती है, वो सारी चीज़ें हैं। तो इनको क्विट करना काफ़ी जरूरी है और उसके ऊपर फोकस देना काफ़ी जरूरी है। तो अगर क्विट नहीं किया जाएगा तो ये प्रॉब्लम सारी आप लोगों के सामने निकल कर आती हैं। तो इसलिए हमेशा कोई क्विट करना चाहे तो उसको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इसको कनेक्ट कर पाओगे। और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर ये बताई गई है, खासकर बेबी जो पेट के अंदर रहता है उसकी हार्ट रेट जो रहता है उसके ऊपर भी इंपैक्ट डालती है, मिस कैरेज तक होने के चांसेस रहते हैं, बहुत सारी और भी इश्यूज यहाँ पर निकल कर आते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसके ऊपर फोकस देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। IMF एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको IMF बोल देते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है उसके बारे में पता लगाती है और घूम घूम कर बताती है लोगों को भाई साहब तुम्हारी इकोनॉमी ऐसे रहने वाली है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कि नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा गांव में कई सारी बूढ़ी आंटी दादियाँ होती हैं, ठीक है, वो घूम घूम बताती रहती हैं कि ये फलाने का लड़का ऐसा है और ठिकाने का लड़का ऐसा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ही आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इंडिया की ग्रोथ के बारे में इसके द्वारा बताया गया कि 8.2 रहने वाली है 2022 के अंदर में, 2023 के अंदर में 6.9 रहने वाली है। ये आप लोगों को नहीं याद रखना है कितना रहने वाली है, क्योंकि जैसे सिचुएशन चेंज होती है, कोविड-19 गया, यूक्रेन की लड़ाई गई या फिर कोई और महामारी आई, वो सब चलेगी, तो ये उसके हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। फिर लेकिन पढ़ा क्यों रहे हो, क्वेश्चन बनेगा क्या यहाँ से? जी हाँ, क्वेश्चन बनेगा। आप लोगों से पूछा जा सकता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो कौन प्रस्तुत करता है, और ये ऑलरेडी स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछा भी गया आप लोगों से, तो ये याद रखने वाली बात है यहाँ पर। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है यहाँ पर ये IMF के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसके बेसिस पर यहाँ पर ये वर्ल्ड की GDP डिफाइन करते हैं कि ये पर्टिकुलर GDP जो है वो ऐसी रहने वाली है। तो सबकी बताई गई है इनके द्वारा, हालांकि ग्लोबल, इंडिया, चाइना और USA, और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है उसके हिसाब से।
अब फिक्स क्या है यहाँ पर, यह है एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, जिसको आईएमएफ बोलते हैं, ये 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू बनाया गया था, जो कि आप लोगों को याद भी रखना है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों यहाँ पर ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू बनाए गए थे, ठीक है, इसीलिए इनको ट्विंस बोला जाता है, ब्रेटन वुड ट्विंस। ये फॉर्मेशन जो आता है 27 दिसंबर 1945 में आप लोगों को देखने को मिला था। इसी के साथ में हेडक्वार्टर दोनों का आप लोगों को वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। मैनेजिंग जो डायरेक्टर है वो है क्रिस्टिना जॉर्जिवा। अगर बात करें यहाँ पर तो ये आईएमएफ स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। 2 रिपोर्ट है जो कि इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों से अक्सर पूछे जाते हैं, ये आप लोग याद रखते हैं। वैसे आजकल आप लोगों से कई बार डायरेक्टर जनरल या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर जो भी यहाँ पर जनरल होते हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट पे, सीईओ वगैरह, वही पूछे जाते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। दुनिया में कैसा ट्रेड है, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी है, उन सब के बारे में यहाँ पर ये बातें बताती है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों के बन जाते हैं। जिनको ये लगता है कि करंट का हिस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं होता है, उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है। अगर हिस्ट्री है बेसिकली कहीं पर कोई भी, तो उसको बेसिकली किसी न किसी तरीके से अगर न्यूज़ में आ जाती है तो करंट बन गया, और करंट का बैकग्राउंड हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है। जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, 14th सेंचुरी की यहाँ पर एक पर्टिकुलर ये एक लोकेशन है जो कि टूरिस्ट के लिए यहाँ पर इसको अच्छे से यूज़ करने की बात की जा रही है, क्योंकि इसको रिनोवेट किया गया। आखिर था क्या यहाँ पर, इसको सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था 1325 में, और यहाँ पर इसको विलायत महल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि बेगम विलायत महल ऑफ अवध के नाम पर इसका नाम रखा गया था। और ये तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि एक मुस्लिम डायनेस्टी थी। तुर्की जो इसका बेसिकली जो तुर्किश है, इसका ओरिजिन यहाँ पर माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत के बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि मेडवल पीरियड में आती है। एंशिएंट, मेडवल और मॉडर्न, तो ये हम लोग मेडवल पीरियड की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मेडवल पीरियड में जब दिल्ली सल्तनत का रूल था, तो उसके टाइम में जो डायनेस्टी थी यहाँ पर, वो बेसिकली तुगलक डायनेस्टी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। 1300 अगर बात करें 20 के एयरफेयर में, जब यहाँ पर गाजी मलिक ने अपना जो थ्रोन था वो एज्यूम किया, यानी कि सिंहासन पर बैठा, तो टाइटल यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर गियात अल दीन तुगलक। तो यहाँ पर तुगलक डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट हुई, और इसका एंड जो था वो 1413 में हुआ, यानी कि मोटे मोटे तौर पर आप लोग यहाँ पर देखते हैं जो टाइम ड्यूरेशन है। एक स्लाइड यहाँ पर डाली गई, हो सकता है थोड़ी सी आप लोगों को धुंधली दिख रही हो, पर लेकिन यहाँ पर ये दिल्ली के अंदर जो भी अर्ली टाइम पर जो भी रूलर हुआ करते थे, उनके सबके नाम भी आप लोगों को दे दिए गए हैं। आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर दिख जाएगा, तो उस टाइम पर आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। तो खिलजी हो गया, तुगलक हो गया, तो ये सारा वो है सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, ठीक है। तो ये वो टाइम है जब यहाँ पर मेडवल पीरियड में दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर बात की जा रही है। तो एक ओवरव्यू आप लोग इसका ले लेना, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को ना मिले। तो बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बनता है, कई बार मैच करने के लिए स्टेट पीसीएस के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी या फिर अवार्ड के बारे में कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछे, तो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। बात की जा रही है चारुदत्त मिश्रा के बारे में। चारुदत्त मिश्रा 2 बार यहाँ पर न्यूज़ में आ चुके हैं। पहले यहाँ पर 2005 में ये न्यूज़ में थे, अभी फिर से यहाँ पर न्यूज़ में आ गए हैं। तो चारुदत्त मिश्रा जो है, उनको स्नो लेपर्ड कंजर्वेशनिस्ट का अवार्ड यहाँ पर दिया गया है, जो कि अवार्ड दिया था यहाँ पर व्हाइटले गोल्ड अवार्ड फॉर 2022। तो यहाँ पर बेसिकली ये व्हाइटले गोल्ड अवार्ड के बारे में आप लोगों से पूछे कौन देता है, रॉयल जियोग्राफिकल जो सोसाइटी है लंदन के अंदर, वो यहाँ पर देती है। तो जो भी यहाँ पर लेपर्ड होते हैं, उनको अगर कोई कंजर्व करने का काम करता है तो उनको ये दिया जाता है। तो ये इनका सेकंड अवार्ड है, जिसको WFN प्राइज के नाम से भी आप लोग जानते हैं। पहले 2005 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। तो जो भी पैसन है इस फील्ड में, यहाँ पर इनको कंजर्व करने का काम करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है, और चारुदत्त मिश्रा को सेकंड टाइम मिल चुका है। तो इसलिए क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं कि हाँ, दूसरी बार भी अवार्ड मिल गया है। तो स्टेटमेंट में अगर देखकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब इतने से तो क्वेश्चन बन ही सकते हैं, यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है। अगर कोई आप लोगों से स्नो लेपर्ड के बारे में पूछ ले, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो स्नो लेपर्ड आप लोग वैसे बोलते हैं, पर लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है उसको हम लोग बोलते हैं पैंथेरा उनसिया। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। अगर पूछे कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं हमारी कंट्री के अंदर या फिर एशिया के अंदर, आप लोगों से पूछे तो सेंट्रल और सदर्न एशियन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारे देश के अंदर जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, और इसी के साथ में अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे। अगर बात करें प्रोटेक्शन के बारे में, तो IUCN के अंदर यहाँ पर इसको वनरेबल की कैटेगरी में रखा गया है।
CITS के अंदर अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 का है, इसके अंदर शेड्यूल 1 में, जो कि काफी प्रोटेक्टेड माना जाता है, इसके अंदर रखा गया है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आप लोगों के क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं और यूपीएससी का फेवरेट एरिया आता है और मैच करने के लिए भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड यहां पर लाया गया। 2013 में ग्लोबल स्नो लेपर्ड और इकोसिस्टम प्रोटेक्शन यहां पर प्रोग्राम लाया गया। 2020 में यहां पर हिम संरक्षण एक कम्युनिटी वॉलेंटियर प्रोग्राम लेकर आया गया। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन जो है ये ब्रीडिंग प्रोग्राम है, जो कि यहां पर आप लोगों को पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल जो पार्क है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के अंदर, उसके साथ में कनेक्टेड है। तो यहां पर आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहां पर है, तो ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलेगा। दार्जिलिंग की टी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो काफी ज्यादा फेमस भी है, और दार्जिलिंग की टी को हमारे देश में सबसे पहले ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया था, जिसको आप लोग भौगोलिक संकेतक भी बोलते हैं। तो कौन से ईयर में यहां पर यह दिया गया था, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जीआई टैग के ऊपर भी मैंने आप लोगों की स्पेशल वीडियो बनाई थी, जिसमें सारी बातें आप लोगों को ये मैंने डिस्कस की थी। दोस्तों ये न्यूज़ आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगी और इंपॉर्टेंट भी लगेगी, और क्वेश्चन भी यहाँ से बनने के चांसेस हो जाते हैं। अभी यहाँ पर मद्रोही कॉलेज के जो डीन हैं उनको हटा दिया गया, और उनके हटाने की वजह से जो कंट्रोवर्सी बनी, वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। हुआ क्या था, यहाँ पर पहले जो हिपोक्रेटिक ओथ जो है, यानी कि किसी चीज़ के बारे में किसी को एक तरीके से नहीं संज्ञान लेकर बातें करना, जैसे किसी चीज़ को रिकॉल करना, कोई ओथ लेना, कोई कसम खाना, तो मेडिकल जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर अब तक जो यूज़ करे थे वो हिपोक्रेट्स ओथ थी, उसको यूज़ करे थे, जो कि वेस्टर्न मेडिसिन के फादर माने जाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आज की डेट में भी हम लोग अंग्रेजों की रीति रिवाज फॉलो कर रहे हैं। हमारे देश के जो ज्ञाता हैं उनके बारे में हम लोग बात न कर बाहर के लोगों के बारे में बात करें। जैसे ऐसे नहीं बोलते कि हिंदी के बारे में बात न कर पता चला हम लोग जापानीज जर्मन लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो अभी जो हमारी कंट्री के सबसे महान पर्सनैलिटी हैं, जिनका नाम भी आप लोगों ने चुना होगा, उनको बोलते हैं चरक। चरक जो है इंडियन मेडिसिन के फादर माने जाते हैं। और यहाँ पर ये जो कनिष्क राजा थे, उनके बेसिकली एम्पायर यानी कि साम्राज्य में हुआ करते थे 1st सेंचुरी एडी में, और इनके द्वारा कंपोज की गई चरक संहिता। तो ये संहिता जो है ये हमारी कंट्री में काफ़ी शानदार तरीके से फॉलो की जाती है। बेसिकली मेडिसिन के बारे में, अगर इंडियन मेडिसिन सिस्टम के बारे में आप लोग बात करें तो उसी के साथ में सुश्रुता संहिता जो है ये भी आप लोग याद रखते हैं। ये सुश्रुता के द्वारा लिखा गया, जिनको फादर ऑफ सर्जरी, यानी कि जो सर्जरी जो की जाती है इंग्लिश सिस्टम में, तो पुराने टाइम में यहाँ पर उसके बारे में हमारे जो इस तरीके से जो महात्मा है वो लिखकर चले गए हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडर्न सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो इसके चलते यहाँ पर हिपोक्रेटिक जो ओथ है वो हम लोग फॉलो करते हैं। तो अभी ये जो मदुरई के डीन साहब थे, उनके द्वारा क्या किया, हिपोक्रेटिक ओथ को रिप्लेस कर बोला कि महर्षि चरक वाली जो ओथ है वो हम लोग फॉलो करेंगे यहाँ पर, जो कि यहाँ पर इंप्लीमेंट की जाएगी। तो उसके चलते यहाँ पर काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, और यहाँ पर इनको जो है इनके पद से यहाँ पर हटा दिया गया। उसको ध्यान में रखते हुए अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एक और बन सकता है, यहाँ पर अगर बात करें आप लोगों से आज के दिन में क्या है, आज के दिन में मेडिकल काउंसिल जो है नेशनल मेडिकल कमीशन, पहले क्या था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, अब उसको रिप्लेस कर यहाँ कमीशन बन गया, यानी कि काउंसिल को कमीशन बना दिया। काउंसिल और कमीशन में क्या डिफरेंस होता है, अगर मैं आप लोगों से एक सेंटेंस से पूछूं तो कमीशन जो होता है वो बेसिकली अपॉइंटेड होता है, और काउंसिल जो होती है वो इलेक्टेड होती है। तो ये आप लोग याद रखेगा। तो अभी यहाँ पर गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर आ गई है। अब ये ओथ कैसी हो सकती है, जैसे कि जो भी मरीज जो यहाँ पर बेसिकली हमारे द्वारा एक तरीके से ना, हाल दो डॉक्टर की छोड़ो, मैं अपनी बताता हूँ। जैसे मैं अगर आप लोगों के लिए, जैसे नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली मैं बोलता हूँ, ये कई बार ऐसे मैं रिकॉल भी करता हूँ कि मेरे से जो भी स्टूडेंट पढ़े वो जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी अच्छी पोजीशन पर जरूर पहुंचे। मैं अंदर से ये हमेशा दुआ करता हूँ, जो भी स्टूडेंट मेरा लेक्चर देखते हैं वो जिंदगी में एक अच्छी पोजीशन पर कहीं ना कहीं जरूर पहुंचे। और मैं बीच बीच में कई बार इस चीज़ को रिकॉल भी करता रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होती है, एक तरीके से जो मेरी टीचिंग है उसके लिए मेरा डेडिकेशन बना रहता है, और मैं जो कर रहा हूँ सोसाइटी में जो भी छोटा सा एक कॉन्ट्रीब्यूशन, एक कहने कि क्षणिक जो कॉन्ट्रीब्यूशन मैं अपना करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तरीके से उसमें मोटिवेशन बना रहता है जो चीज़ों को रिकॉल करने से। जब भी मैं पढ़ाने बैठता हूँ तभी मेरे माइंड में रहता है कि मैं कोशिश करूँ कि मैं अच्छा पढ़ाऊँ, मेरे से कोई गलती ना हो। इंसान गलतियों का पुतला है, पता नहीं कितनी गलतियाँ की है मैंने कितने लेक्चर में, पर लेकिन आगे कोई भी गलती ना हो, तो ये कोशिश करता हूँ, वरना इंसान से गलती हो जाती है। ठीक है, तो ये कोशिश करता हूँ। तो ये आप भी कोई अपनी ऐसी ओथ बना सकते हैं जिससे कि आप लोग अपने ऊपर फोकस दे सकें और अपने काम पर फोकस दे सकें। ठीक है, तो यह है बेसिक, आई होप कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे। नीति आयोग एक ऐसी बॉडी है जिसके बारे में यूपीएससी भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो आगे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी और एग्जाम में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। नीति आयोग अभी क्यों न्यूज में, क्योंकि नीति आयोग के नए अभी चेयरपर्सन बने, जिनका नाम है यहाँ पर श्री सुमन बेरी। ठीक है, तो ये नए चेयरपर्सन यहाँ पर अपॉइंट किए गए
एज ए चेयरपर्सन क्या बेसिकली वाइस चेयरपर्सन आप लोग यहाँ पर बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि चेयरपर्सन तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, तो वाइस चेयरपर्सन यहाँ पर अपॉइंट किए गए मिस्टर बेरी। और अब तक कौन थे यहाँ पर, तो आउट गोइंग पर्सनैलिटी के बारे में भी आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है। तो डॉक्टर राजीव कुमार जो थे वो अब तक यहाँ पर बेसिकली इस पोस्ट पर सर्वमान थे। अब यहाँ पर सुमन जो बेरी साहब है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बाकी जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, ये पूछा था कि जो इससे पहले नीति आयोग से पहले कौन बॉडी यहाँ पर हुआ करती थी, तो वो थी प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर 2015 में नीति आयोग जो है वो यहाँ पर बनाएगी, जब यहाँ पर नई गवर्नमेंट पावर में आई थी और उनके द्वारा यहाँ पर ये बॉडी बनाएगी। दोनों में डिफरेंस क्या था, अगर कोई एक शब्द में आप लोगों से पूछे, प्लानिंग कमीशन जो थी वो क्या करती थी, वो टॉप टू बॉटम अप्रोच लेकर चलती थी, यानी कि पॉलिसी बना दी ऊपर से और नीचे ले जाकर इंप्लीमेंट करो। पर लेकिन नीति आयोग क्या है, इसका अपोजिट है, वो नीचे पूछती है क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से हमको बताओ, फिर हम लोग पैसा ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, एक जूता सारे पैर में फिट करते थे, ये बोलते थे जैसा पैर है वैसा ही जूता देंगे। तो ये ज्यादा प्रोडक्टिव बॉडी मानी जा रही है एज कंपेयर टू प्लानिंग कमीशन। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर में ये बॉडी आती है। एक बात और, कभी फिर बाद में आप लोग बोलो सुमन बेरी जो है वो मैन है, वुमेन नहीं है, ठीक है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है नाम को देखकर, जैसे यूपीएससी के टॉपर के नाम में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कई सारे लोगों को, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो रहते हैं वो यहाँ पर चेयरपर्सन रहते हैं। ये जो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये नेक्स्ट स्लाइड पर भी डाल दी गई है। अगर छोटा छोटा सा आइडिया रखना चाहते हैं क्या क्या काम है वो सब चीज़ें, तो ये भी कुछ चीज़ें हैं कि लोगों के लिए एक तरीके से कैसे काम करना है, पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाना है, एम्पावरमेंट कैसे करना है, इंक्लूजन सबको साथ में लेकर करना है, SC ST OBC इक्वलिटी बढ़ानी है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है। तो अगर नीति आयोग के बारे में कुछ लिखने के लिए भी कल को आ जाए तो ये एक अच्छा एरिया आप लोग बोल सकते हैं जिसको आप लोग कनेक्ट करके यहाँ पर चल सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉलो करना, विलेज से एक तरीके से ऊपर तक यहाँ पर चीज़ों को ढंग से इंप्लीमेंट करना, फीडबैक को अच्छे से लेकर चलना, बोला ना बॉटम अप अप्रोच लेकर ये चलते हैं, तो वही बातें यहाँ पर फॉलो की जाती है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। खासकर इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी में इसलिए ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि वहां पर यूपीएससी के साथ में जो आईएफएस का भी पेपर होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का, तो इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया हो जाते हैं। बात करें अगर यहाँ पर किसके बारे में, अभी बात की जा रही है बियर के बारे में, स्लोथ बियर। ये अभी रेस्क्यू किए गए यानी कि बचाए गए, यहाँ पर झारखंड के गांव में पहुंच गए थे और मेनका गांधी जी के द्वारा चलाई जाने वाली जो बेसिकली यहाँ पर एनजीओ है वो यहाँ पर काम कर रही थी, तो यहाँ पर ये इनको लेकर आई। तो स्लोथ बियर का अगर साइंटिफिक नेम पूछे तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं बेसिकली मेलुरस उर्सिनस, ठीक है। तो मेलुरस उर्सिनस, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट सा नेम है, तो ये आप लोग याद रखते हैं। कई बार प्रोनाउंसिएशन में कई बार थोड़ी बहुत डिफरेंस हो जाता है, तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिए क्योंकि अलग अलग तरीके के नाम होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर ये है बेसिकली हैबिटेट जो है इसका, ये श्रीलंका, इंडिया, भूटान और नेपाल में आप लोगों को ये नॉर्मली देखने को मिलते हैं। और ये जो है बेसिकली ऑल्टरनेटिव नेम इनका हनी बियर भी इनको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि शहद के काफी बड़े शौकीन है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अलग अलग लिस्ट में कहाँ पर रखा गया अगर ये आप लोगों से पूछे तो IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में इनको वनरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। CITES यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फ्यूना में इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। और हमारे देश का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें शेड्यूल 1 में रखा गया, यानी कि इनको प्रोटेक्ट करने के सारे जो जुगाड़ हैं वो किए जा रहे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। पाए कहाँ पर जाते हैं ये बेसिक स्टेटमेंट देकर भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, और न्यूज में क्यों है वो मैंने आप लोगों को बता दिया थी ना, प्यारी न्यूज, तो पता होना चाहिए। चाइना जो है वो काफी चिड़ा बैठा है, इसलिए अलग अलग हरकतें कर रहा है। अभी चाइना के द्वारा एक ग्रुप बनाने की कोशिश की गई जिसको ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव बोलते हैं। कई सारे मेंबर को इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पर ये क्वाड से चिड़े बैठे हैं काफी ज्यादा। तो अभी इनके द्वारा यहाँ पर कोशिश की गई कि इक्विवेलेंट टू 5I इंटेलिजेंस इस तरीके की यूनिट यहाँ पर बनाई जाए। 5I के बारे में आप लोगों को पता ही है, ये एक ऐसी यूनिट है जिसमें 5 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ये इंटेलिजेंस जो गैदरिंग होती है उसको एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। इसमें USA है बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसी के साथ में UK है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और इसी के साथ में न्यूजीलैंड है। तो इनको 5I का नाम दिया जाता है। ये आज का नहीं है, काफी पुराना ग्रुप आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो था स्टार्टिंग में 1946 में USA और UK के द्वारा बनाया गया था, फिर आगे चलकर इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी इसमें और कनाडा भी ज्वाइन हो गए। कनाडा जो था वो 1948 में और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 1956 में इसमें ऐड हो गए। तो ये 5I यानी कि 5 आंख का ग्रुप यहाँ पर बन चुका है। तो इसके इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश की यहाँ पर चाइना ने, पर लेकिन ये कोशिश जो है वो कोशिश ही रह गई। ये यहाँ पर बाओ फोरम है बेसिकली, कहाँ पर चाइना के अंदर में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, पर कई सारे देशों ने हालांकि इसमें पार्टिसिपेट करने से मना किया, वो एक अलग बात है।
तो इस तरीके से कई बार आप लोगों को पता होगा यहाँ पर जो क्वाड है उसको एशियन नेटो भी बोलता है चाइना, कई सारे ऐसे शब्द यूज किया है। और AU KUS ओकस जो था उससे चाइना काफी ज्यादा चिढ़ भी रहा था, अभी आप लोगों ने सुना होगा। इसमें कौन आता है, इसमें बेसिकली ऑस्ट्रेलिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, UK और USA, तो 3 कंट्री है। और इससे फ्रांस के साथ में इनके रिलेशन जो थे वो काफी ज्यादा बिगड़ गए थे। रीजन ये था क्योंकि फ्रांस से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो था वो न्यूक्लियर सबमरीन खरीदने वाला था। फ्रांस ने बोला अभी नहीं देंगे, 2 साल बाद में देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने बोला अभी चाहिए, तो फ्रांस से बेसिकली उसने लेने से मना कर दिया। तो इसकी वजह से फ्रांस के प्रेसिडेंट जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा भी गए थे इसकी वजह से। तो ये भी एक ग्रुप है जो कि समझिएगा। तो 3 ग्रुप के बारे में बता दी यहाँ पर वैसे तो, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, AU KUS और इसी के साथ में क्वाड, ठीक है। तो ये इसके बारे में, और 5i, ठीक है, 4 ग्रुप हो गए। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। क्वाड के बारे में आप लोगों को पता ही है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि क्वाड में इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये ग्रुप आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये हो गए यहाँ पर 5i, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टिंग भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और सजेशन के तौर पर आप लोग इसको यूज भी कर सकते हैं आंसर राइटिंग वगैरह में भी। महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजनर जो है, यानी कि जो जेल को संभालने वाला जो यहाँ पर डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र के अंदर, उसके द्वारा एक लोन स्कीम स्टार्ट की गई है जो कि यहाँ पर जेल के अंदर जो कैदी हैं उनको फायदा पहुंचाएगा जब उनका सेंटेंस पूरा होगा, यानी कि उनकी जेल पूरी होगी। तो यहाँ पर इसका नाम दिया गया है जीवालय, ठीक है। तो यहाँ पर जीवाला बेसिकली बोला जा सकता है योजना लॉन्च की गई है महाराष्ट्र के द्वारा। तो यहाँ पर ये महाराष्ट्र स्टेट जो है, जो कोऑपरेटिव बैंक, वो यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। आप लोग बोलोगे आखिर यहाँ पर इसकी क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि अगर आप लोग संख्या देखोगे तो आप लोग हैरान रह जाओगे देश के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये डेटा है जो हमारे देश के अंदर बेसिकली प्रस्तुत किया जाता है NCRB के द्वारा। उसको क्या बोलते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB। उसका NCRB का मानना यह है कि 2/3 जो जेल के अंदर में कैदी है वो आज की डेट में अपनी ट्रायल का वेट कर रहे हैं। यानी कि हमारे देश में कैदी जेल में चले तो जाते हैं पर लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है, इतना ज्यादा बेसिकली बिजी हमारा जस्टिस सिस्टम है। 17 कंट्री अगर देखें, ओनली 17 कंट्री है इन द वर्ल्ड जो कि हायर लेवल है अंडर ट्रायल पॉपुलेशन, जिसमें आप लोगों को हमारी कंट्री जो है कितने अच्छे लेवल पर है, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें 1584 डेथ यहाँ पर प्रिजनर के अंदर हो जाती है हर साल। मतलब अगर मोटे मोटे तौर पर मानकर चले, इसको डिवाइड करें हम लोग हर दिन के हिसाब से, तो दिन के अंदर घंटे आएंगे, यानी कि लगभग 5.5 घंटे में एक इंसान जो है वो जेल के अंदर मर जाता है। ये डेटा है जेल का। अगर बात करें हमारी कंट्री में जो जेल के अंदर पॉपुलेशन है उसके अंदर जो रिजर्व कैटेगरी है, यानी कि शेड्यूल जो कास्ट है यहाँ पर, खासकर अगर बात करें बैकवर्ड क्लासेस की, जितनी पॉपुलेशन है वो 2/3 देखने को मिलेगी। मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो गरीब तबका सोसाइटी का जेल में पड़ा मिलेगा, बाकी का जो अमीर तबका है वो रुकता ही नहीं है, वहां पर भाग जाता है। मतलब सलमान खान टाइप के लोग, सजा तो मिल गई पर जेल में नहीं जा रहे हैं। ऐसी चीजें आप लोगों को कई बार देखने को मिलती हैं, या फिर बड़ी ही जल्दी निकल जाते हैं, ठीक है। ऐसी चीजें हैं यहाँ पर, यानी कि अलग अलग तरीके हैं, वो एक अलग बात है, अदरवाइज मत लेना उसको, एक उदाहरण दिया है बस, ठीक है। पॉपुलेशन के बारे में बात करें महिला की, तो पिछले 15 सालों में 61% पॉपुलेशन महिलाओं की बढ़ गई है, यानी कि महिला क्रिमिनल एक्टिविटी में अब ज्यादा संलिप्त पाई जाती हैं पहले के कंपेयर में, ये माना जा रहा है कि महिला ज्यादा खूंखार हो गई हैं आज के टाइम पर। ऑन एन एवरेज अगर बात करें, अगर अलग अलग राज्य के आप लोगों को डेटा बताऊं, कितना कितना खर्च करते हैं यहाँ पर बेसिकली प्रिजनर जो कैदी हैं उनके ऊपर, 86 है हमारे देश का नेशनल एवरेज, यानी कि 86 रुपए पर कैदी पर डे खर्च किए जाते हैं नेशनल लेवल पर अगर बात करें। पर लेकिन ये वेरी करता है, दिल्ली के अंदर लगभग 200 रुपए खर्च किए जाते हैं एक कैदी के ऊपर एक दिन में, और राजस्थान 8 रुपए खर्च करते हैं। 8 रुपए में क्या ही खिलाते हो यार, ये तो बता दो राजस्थान वालों मतलब राजस्थान वालों नहीं, राजस्थान गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये कंडीशन है। 1/4 जो प्रिजनर है यहाँ पर वो आज तक भी अपना ट्रायल जो उनका चलना है ऑलरेडी उससे ज्यादा टाइम जो है वो जेल के अंदर बिता चुके हैं। उनका नंबर नहीं आया पर फिर भी जेल में अब तक पड़े हुए हैं, यानी कि जितना उन्होंने जुर्म किया है उससे ज्यादा वो जेल में रह चुके हैं। तो हंसने वाली बात नहीं है, वैसे देखा जाए बड़ी ही एक दुखद घटना आप लोग बोल सकते हैं। अगर बात करें 597 आप लोगों को आज के डेट में, ये आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो इसके तरीके से जो स्टाफ है ना यहाँ पर, ठीक है, आउट ऑफ टोटल जो 53,009 जो स्टाफ है मैनेज करते हैं यहाँ पर 1400 प्रिजनर हमारी कंट्री में। यानी कि अगर आप लोग ढंग से देखोगे तो एक जो स्टाफ रहता है वो प्रॉपर अवेलेबल नहीं मिलेगा, तब अच्छे काम करने वाला स्टाफ काफी कम है, जिसको करेक्शनल स्टाफ आप लोग बोलते हैं, सुधारात्मक स्टाफ बोल सकते हैं, वो ढंग से एक के हिस्से में एक भी नहीं आता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ऑन एन एवरेज इंडियन अगर बात करें प्रिजनर यानी कि जेल के अंदर में ओनली एक तरीके से विजिट ओनली ट्वाइस एवरी मंथ बाय द जो यहाँ पर इंस्पेक्टर रहता है, यानी कि एक तरीके से टाइम नहीं है वहां पर जाकर देखने का कि उनकी कंडीशन कैसी है, ठीक से उनकी जिंदगी चल रही है या फिर नहीं चल रही है। 66% यानी कि 6185 में से फॉरेन नेशनल आप लोगों को प्रिजनर जो है
वो बांग्लादेश से नजर आएंगे, यानी कि मैक्सिमम बांग्लादेशी आप लोगों को जेल में देखने को मिलेंगे। और इसका बहुत बड़ा रीजन है, हमारी बाउंड्री काफी ज्यादा टच करती है। सबसे बड़ी बाउंड्री अगर दुनिया में किसी के साथ में हमारी टच करती है तो बांग्लादेश के साथ में टच करती है। 70% जो प्रिजनर हैं वो आइदर इलिटरेट हैं या फिर उन्होंने जो उनकी पढ़ाई है वो 10वीं से नीचे की है, यानी कि बिना पढ़े लिखे लोग ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये कंडीशन है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पता होना चाहिए आप लोगों को। ये जो डेटा मैंने आप लोगों को बताया, डेटा कौन प्रोवाइड कराता है, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यहां पर ये डेटा आप लोगों को प्रोवाइड कराती है, जिसको एनसीआरबी बोलते हैं। एनसीआरबी हमारे देश में 2 रिपोर्ट प्रस्तुत करती है मेनली। अगर आप लोग बात करेंगे 2 रिपोर्ट क्या 3 रिपोर्ट है बेसिकली यहां पर। एक तो क्राइम इन इंडिया, ये आप लोग याद रखिएगा, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया, ये जो मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाई भी है और जिसके बारे में अभी मैं आप लोगों से बातें कर रहा था, ये है बेसिकली प्रिजनर स्टेटिक्स इन इंडिया, यानी कि देश के अंदर में जेल की खस्ता हालत क्या है उसके बारे में बातें करते हैं। हालांकि यहाँ पर क्राइम स्टेटिक्स और एंटी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात की जाती है, वो अलग बात है, जिसका इस्तेमाल जो है अलग अलग लोग करते हैं, जैसे मीडिया पर्सन हो गए, ठीक है, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज किया था, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए यूज कर रहा हूँ, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो बनाई गई थी 1986 में बनाई गई थी यहाँ पर, ये एमएचए टास्क, ये बेसिकली टास्क फोर्स और इसके साथ में नेशनल पुलिस कमीशन को मिलाकर बनाई गई, जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूड की गई। करंट डायरेक्टर कौन है ये आप लोगों को बताना है। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कुत्ता पालतू है, पर लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि टाइगर पालतू है तो कैसा आप लोगों को सुनने में लगेगा। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, बात की जा रही है चीता के बारे में, जिसका साइंटिफिक नेम है यहाँ पर एसिनोकिस जुबेटस। तो ये है यहाँ पर जो कि फास्टेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल माना जाता है, यानी कि अर्थ पे सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी। अफ्रीका, ईरान और इंडिया के अंदर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। अभी पालतू चीता यहाँ पर बेसिकली देखने को मिले, जो कि एक फीमेल जो है यहाँ पर उसके द्वारा बच्चे देंगे, तो ईरान के अंदर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिसके बारे में बात की जा रही है, अगर हमारे देश में आप लोग बात करें नॉर्मली जो एनिमल था वो यहाँ पर बात करें तो एक्सटेंट हो गया था यहाँ पर बेसिकली 1952 में, पहले यहाँ पर पाया जाता था। अगर बात करें अभी फिलहाल हम लोग दूसरी कंट्री से यहाँ पर इनको लाने की बात करें, ईरान से हम लोगों ने ट्राई किया था 1970s में, पर हम लोग फेल हो गए। साउथ अफ्रीका और नामीबिया से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, और हमारी कंट्री में कुनोह पालपुर नेशनल पार्क जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, वहां पर लेकर आने की बातें कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर याद रखिए, चीता जो है कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, लेपर्ड और इसी के साथ में जैगवार, तो तीनों में डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो तीनों का साइज स्ट्रक्चर आप लोगों को अलग अलग नजर आएगा, इसलिए इनके बीच में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अपने देश में आप लोग बात करें, जब से गायब हो गए उससे पहले हमारे देश में काफी अच्छे लार्ज स्केल पर पाए जाते थे, पर लेकिन कुछ तो शिकार यहाँ पर राजा रजवाड़ों ने कर डाले और कुछ शिकार हमारे बेसिकली जो कुछ तो हमारे राजाओं ने और कुछ अंग्रेज जो हुआ करते थे उन्होंने यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर शिकार कर डाले, और आज के डेट में इनकी संख्या जो है वो देश के अंदर से हिस्टोरिक बन गई, यानी कि खत्म हो गई। तो काफी बुरी बात आप लोग बोल सकते हैं। नॉर्मली अगर बात करें, अगर कंपेयर करें यहाँ पर अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता के अंदर में, तो IUCN का जो स्टेटस है उसके हिसाब से अगर बात करें दोनों अलग अलग हैं। ये वनरेबल में है और ये आप लोगों को ये क्रिटिकली इंडेंजर देखने को मिलेगा, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के हिसाब से अगर बातें करते हैं तो CITES के हिसाब से बात करें तो अपेंडिक्स 1 में आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, और ये भी अपेंडिक्स 1 में ही देखने को मिलेगा। यानी कि अगर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा के बारे में बात करते हैं तो ये नजर आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लगभग यहाँ पर 6,000 से 6,500 से 7,000 के करीब देखने को मिलेगा। ये ओनली 40 से 50 से ईरान के अंदर और संख्या खत्म होने वाली है। इसी के साथ में फिजिकल कैरेक्टर, ये बिगर इन साइज है, ये स्मॉलर इन साइज है अगर दोनों को कंपेयर करेंगे, और ये इसकी इमेज है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिक है, हमारे देश में अगर कोई प्रोग्राम पॉलिसी इनसे रिलेटेड आता है तो वो कौन इंप्लीमेंट करना है, तो याद रखिएगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है, याद रख सकते हैं इसके बारे में। अगर बात करें रिसेंटली अभी यहाँ पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसका नाम है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, यानी कि SOFO। तो ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट जो है ये बोलती है कि लॉस्ट कर चुके हैं 420 मिलियन, यानी कि अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को बोलो तो आप लोग बोल सकते हैं कि 4,200 लाख ऐसे एरिया हैं जो आज के डेट में हम लोग खत्म कर चुके हैं। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोला जाए यहाँ पर तो 42 करोड़ ऐसे हेक्टेयर जो जमीन है उससे हम लोग पेड़ खत्म कर चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया लास्ट 30 ईयर में खत्म हो चुके हैं, ये भी बताया गया है। डेटा अगर याद रखो या ना रखो, पर ये जरूर याद रखेगा, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट है यहाँ पर, ये जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है उसके द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है, और इसके द्वारा यहाँ पर ये बातें बताई गई हैं पास्ट में कैसे कैसे यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया जो है वो खत्म होता हुआ जा रहा है आज की डेट में। तो ये रिपोर्ट के बारे में आप लोग जरूर याद रखेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोग के हो जाते हैं।
कुछ एक्स्ट्रा बातें अगर कोई देश के बारे में पूछे, अपने देश के बारे में, तो टोटल फॉरेस्ट ट्री जो इंडिया के अंदर है 24% के करीब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो 21 है, और ट्री कवर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो 2.89, यानी कि अलग अलग पेड़ नहीं होते, जगह जगह लेवल पर। दुनिया का 8% जो फ्लोरा एंड फ्यूना यानी कि पेड़ पौधे और फूल पत्तियां और जीव जंतु है हमारे देश में, वो दुनिया के 8% हमारे देश में है। 178 मिलियन हेक्टेयर जो है वो डिक्रीज हो गया ग्लोबली डिफोरेस्टेशन की वजह से। डिफोरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ों को काट कर फेंक देना अपने मजे के लिए। ये होता है बेसिकली कोई खेती करने के लिए और कोई किसी और रीजन की वजह से। इंडिया के अंदर जो है 4.69 जो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग देखने को मिला हेक्टेयर जो है फॉरेस्ट आज के डेट में, ठीक है, जो हम लोग आज के डेट में यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वेरियस लैंड यूज में यहाँ पर ले चुके हैं 1950 से लेकर 1995 तक। अब यहाँ तक तो आप लोग एक बार को अगर याद रखो या ना रखो, पर लेकिन ये जरूर याद रखिएगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारे देश में किया गया था, जिसमें फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड जो एनिमल और जो बर्ड्स उनके बारे में बात करें तो इसको ट्रांसफर किया गया स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी कि राज्य की सूची से इसको हम लोगों ने बेसिकली समवर्ती सूची में इसको ट्रांसफर किया। और याद रखिएगा ये सारी बातें संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल में आप लोगों को देखने को मिलती है। 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट है, सेंटर की लिस्ट यानी कि यूनियन की लिस्ट, स्टेट की लिस्ट यानी कि राज्य की लिस्ट, और समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर अलग अलग कानून बनाते हैं दोनों अपनी अपनी लिस्ट में, और समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते हैं। तो फॉरेस्ट को दोनों कानून वाली सूची में रखा गया ताकि दोनों मिलकर काम कर सकें। और रेस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई आर्टिकल 48A के तहत डीपीएस पे यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि इसको इंप्रूव करना है और प्रोटेक्ट करना है। जो सिटीजन है उनका भी यहाँ पर दायित्व बनाया गया, ये 51A के अंदर में फंड एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो एक तरीके से हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बनाई गई है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी कि हम लोग इसको फॉलो कर सकें। तो ये आप लोग याद रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो पार्ट 4 के ए में आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि समझ सकते हैं, यानी कि नदियां नाले हम लोग को अपने प्रोटेक्ट करने, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ और बातें कई बार न्यूज में पूछ ली जाती हैं कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। 5 मोस्ट कवर परसेंटेज वाइज देखें, यानी कि जितना उनका एरिया है उतने कितने प्रतिशत में उनके यहाँ पर जंगल है, अगर ऐसा पूछ जाए तो लक्षद्वीप में 90% जंगल है, मिजोरम में 85%, ठीक है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार में 81%, अरुणाचल प्रदेश में 79 और मेघालय में 76। तो ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि कई बार क्वेश्चन में आप लोगों से पूछी जाती है। बाकी ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस फील्ड में काम करती है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मोटो रहता है कि लेट देयर बी ब्रेड। तो यहाँ पर रोम इटली के अंदर हेडक्वार्टर है, डायरेक्टर जनरल कौन है वो आप लोग बता सकते हैं। क्यूबिक कनाडा में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको बनाया गया था 16 अक्टूबर 1945। रिपोर्ट एक यहाँ पर जो कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, वो इसी के द्वारा किया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो कंफ्यूज मत होना अगर कल को क्वेश्चन बन जाता है तो। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, अगर कोई ऐसा काम हो जाए जो कि पहली बार देखने को मिलता है तो वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा अटेंड किया गया यहाँ पर एक सेशन था जो कि 61वां सेशन था यहाँ पर बोडो साहित्य सभा का। बोडो साहित्य सभा का ये सेशन जो था ये असम के अंदर आप लोगों को देखने को मिला बेसिकली। तो यहाँ पर ये ऐसा सेशन था जो कि पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर अटेंड किया गया। बोरो या फिर बोडो भी आप लोग बोल सकते हैं, ये काफ़ी एक बड़ी कम्युनिटी है असम के अंदर जो पाई जाती है, खासकर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। इसी के साथ में कनेक्ट है जो बोडोलैंड टेरिटरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो बोडो जो है वो नॉर्मली आसाम और मेघालय के अंदर पाए जाते हैं, और बोडो जो है वो ऑफिशियली जो बोरो या फिर बोरो कचारी, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, आइडेंटिफाई इनको किया जाता है, जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है संविधान के हिसाब से भी। बोडो इनकी लैंग्वेज है जिसके बेस पर हम लोग इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर बात करें रिकॉग्नाइज किया जाता है। वन ऑफ द 22 जो शेड्यूल लैंग्वेज है उसमें से आप लोगों को बोडो लैंग्वेज भी यहाँ पर एक देखने को मिलती है। मतलब कि बोडो लैंग्वेज भी जो 22 लैंग्वेज आप लोगों को बताई जाती है उसमें से एक लैंग्वेज बोडो भी है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये बोडो 19वें नंबर पर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये बात की जा रही है इंटरनेशनल डेकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज के बारे में, जो कि मैं आप लोग को बता भी चुका हूँ। यहाँ पर ये है, यहाँ पर 2022 से 2032 तक चलने वाला है, और यहाँ पर ये लैंग्वेज है। और हमारे देश में कब कब कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई थी, तो इनिशियली 14 थी लैंग्वेज 8वें शेड्यूल में, अब यहाँ पर 22 हो चुकी हैं। तो सिंधी ऐड की गई थी यहाँ पर 1967 में 21वें संविधान में संशोधन करके। कोंकणी, मणिपुर और नेपाली 71 संशोधन किया गया था 1992 में, और बोडो, डोगरी, मैथिली, ये संथाली यहाँ पर ये 92 में, 92nd अमेंडमेंट किया गया 2003 में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी अगर बोडो साहित्य सभा के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है
61 सेशन में पहली बार यहाँ पर ये अटेंड किया इनको। आप लोग याद रखिएगा बोडोलैंड टेरिटरी का एरिया जो है यहाँ पर कोकराझार, चिरांग, ये इसके साथ में बक्सा और उदालगिरी, ये एरिया देखने को मिलेगा। और जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उसके ऊपर ये एरिया आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो इसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों के लिए हो जाते हैं। मिजल्स एक ऐसी बीमारी है जो काफी ज्यादा रिसेंटली अभी न्यूज में देखने को मिली। लगभग 17,000 केसेस जो मिजल्स के हैं वो रिपोर्ट किए गए यहाँ पर सोमालिया, यमन, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, इथोपिया के अंदर में, ये अभी रिसेंटली। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर डेटा की माने, मिजल्स एक कैसी बीमारी है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये एक वायरल बीमारी है, ठीक है, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी आसानी से पहुंच सकती है अगर कोई भी यहाँ पर ड्रॉपलेट्स वगैरह, थोट्स वगैरह, खांसना छींकना जो भी होता है उसकी वजह से, ठीक है। ये मिजल जो है इसकी वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई थी 1963 में। अगर बात करें यहाँ पर, ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों की डेथ लेती है जो कि 5 साल से नीचे है। अगर बात करें यहाँ पर 5 कंट्री हैं जहाँ पर एलिमिनेट हो चुकी है मिजल, भूटान, कोरिया, मालदीव, श्रीलंका और तिमोर लिसिते। 6 कंट्री है जहाँ पर कंट्रोल है बेसिकली आज के में रुबेला, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और तिमोर लिसिते। 2018 में यहाँ पर लगभग 68,000 कंफर्म केसेस निकल कर आए मिजल के इंडिया के अंदर में। हमारी कंट्री में ये काफी लार्ज स्केल पर है और मिजल्स जो है रिपोर्ट करती है डिक्लाइन अभी यहाँ पर 51% इंडिया, ठीक है। तो ये डिक्लाइन हो गई थी, ये बताया गया था। हालांकि फिलहाल रिसेंट टाइम में 2018 की बातें हैं, रिसेंट टाइम में फिर से इसके केसेस बढ़ते हुए आ रहे थे। पर लेकिन जो कम हुई थी वो कैसे हुई, ऐसे तो ही नहीं आसानी से। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर मिजल रुबेला वैक्सीन जो प्रोग्राम चलाया 2017 में, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया, मिशन इंद्रधनुष और इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, ये चलाए गए। और नेशनल इम्यूनाइजेशन डे जो है वो 16 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। और वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो है वो अभी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है अप्रैल के महीने में। तो इससे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ और बेसिक चीजें अगर मिजल्स के बारे में पूछे, दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, तो मेडागास्कर, यूक्रेन और इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर है। फिलीपीन, नाइजीरिया, पाकिस्तान, यमन, ब्राजील, कजाकिस्तान और थाईलैंड। मैक्सिमम वो कंट्री है जो कि आप लोगों को गरीब कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये जो डेटा है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। यूक्रेन, फिलीपीन, कोंगो और मेडागास्कर, यहाँ पर जो मिजल के केसेस हैं वो कई बार यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आते हैं और रिसेंटली अभी यहाँ पर केस देखने को मिले। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी बॉडी है जिसको आप लोग WHO भी बोलते हो, और यहाँ पर ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि यहाँ पर जनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि इसके जो रीजनल 6 ऑफिस है उसमें से एक भारत के अंदर भी आप लोगों को नजर आएगा। और वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली याद रखिएगा ये वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट जो है वो इसी के द्वारा पब्लिश की जाती है। तो ये इसके बारे में कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए और डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी यहाँ पर इनोग्रेट किया गया फोर्थ जो एडिशन था यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंस। तो ये अभी यहाँ पर जिसको आप लोग यहाँ पर ये बेसिकली ICDRI यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसका नाम है। यहाँ पर इसका ये सेशन अभी इनोग्रेट किया गया। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर इसके बारे में बात करें, CDRI, ये लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा जो UN क्लाइमेट समिट हुई थी 2019 में। तो इसके साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ और बातें अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, कुछ बेसिक चीजें हैं जो याद रखेगा। इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर जो आप लोगों को देखने को मिला था जिसको NDRI, ये बनाया गया था 1989 में। योकोहामा स्ट्रेटजी लेकर आए गए फिर कुछ साल बाद में यहाँ पर प्लान ऑफ एक्शन 1994 में, ठीक है। इसी के साथ में फिर 1995 में यहाँ पर इंटरनेशनल स्ट्रेटजी बनाई गई डिजास्टर रिडक्शन के लिए, पर लेकिन ये भी काम नहीं आई। फिर आगे जाके ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 से लेके 15 तक का फिलहाल जो चल रहा है वो है सेंडाई फ्रेमवर्क। ये आप लोगों को नाम जो है जापान के देखने को मिलेंगे, तो ये याद रखिएगा। 2015 से लेके 2030 तक का इनका टारगेट है कि डिजास्टर को कैसे कंट्रोल करना है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। इनको लगाने के लिए भी आ जाता है पहले कौन सा था बाद में कौन सा था, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली अभी अनाउंस किया गया कि 1500 रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा अगर कोई जो है डायरेक्ट सीडिंग राइस यूज करेगा। यानी कि खेतों में एक तो होता है पानी डालकर पौध लगाना, जो नॉर्मली आप लोग धान लगाना जिसको नॉर्मली बोलते हैं, एक तो वो होता है यहाँ पर पेडी लगाना बेसिकली, और यहाँ पर एक होता है कि सूखा बेसिकली जो दाने डालना और फिर पानी चलाना उससे उगाना। तो पानी काफी कम लगता है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ये काम किया जा रहा है जिसको डायरेक्ट सीडिंग राइस बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, अगर आप लोग चावल उगाते हो और सर्च करोगे इसके बारे में जाकर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि हाउ मच, अगर आप लोग गूगल में जाकर सर्च करोगे कि हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू ग्रो 1 kg राइस, यानी कि 1 किलो चावल उगाने के लिए
3,500 से लेकर 5,000 लीटर पानी लगता है। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान होता है जब हम लोग पानी चावल उगाकर और बेचते हैं। ठीक है, राइस अगर कैसी क्रॉप है आप लोगों से पूछी जाए तो ये एक खरीफ क्रॉप है, यहाँ पर याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है। वीट कैसी है, ये एक रबी क्रॉप आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इससे यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी राइस के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, हमारे देश में सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है चावल, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश और फिर बिहार। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी इसके लिए टेम्परेचर और कंडीशन क्या चाहिए वो यहाँ पर सारी लिख दी है ताकि कोई डाउट न रहे। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन और इसी के साथ में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसी के ऊपर यहाँ पर ये योजनाएं आप लोगों को चलती हुई नजर आती हैं। सगेला एक ऐसी बीमारी थी जो रिसेंटली अभी न्यूज में थी। ये एक इन्फेक्शन हो गया था यहाँ पर केरला के अंदर, एक लड़की की डेथ हो गई थी जो मीट वगैरह यहाँ पर खा रही थी, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ था और उसकी वजह से न्यूज में आ गया था, तो उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल न्यूज बन गई थी। तो याद रखना यहाँ पर ये एक बैक्टीरियल बीमारी है अगर कोई आप लोगों से पूछे। ठीक है, नोन एज सगेला। सिम्टम्स क्या है, वही डायरिया, दस्त वगैरह लग गए, एब्डोमेन में पेन, फीवर वगैरह, वो सारी चीजें। और कॉम्प्लिकेशन फिर आप लोग देखते हैं यहाँ पर कई सारी हो जाती हैं। तो आप लोगों को तुरंत डॉक्टर से जाके कॉन्टैक्ट करना है। बाहर का खाना खाने से बचो, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछ ले आते हैं आप लोगों से, बैक्टीरियल, वायरल, फंगी, इसी के साथ में प्रोटोजोआ, ये जो बीमारी होती है तो इनके डिस्क्रिप्शन यहां पर दे रखे हैं। और कई सारी ह्यूमन जो डिजीज होती हैं पैथोजन की वजह से होती है। तो ये एक एक्स्ट्रा स्लाइड डाल दिया, अगर आप लोगों को टाइम लगे थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना, पीपीटी में मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उन्हें कई बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाती है, बैठ के चलो देख लेते हैं, तो उस तरीके से है। बात करेंगे यहाँ पर जूट की खेती के बारे में। आप लोगों ने नॉर्मली इसके बारे में सुना होगा, देखा भी होगा, रिसेंटली अभी न्यूज में यहाँ पर ये आ गई है। आखिर क्यों न्यूज में और क्या क्या बातें हैं, कुछ बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा जो कि आप लोगों को समझनी है। जूट के बारे में अगर आप लोग बात करें तो न्यूज में तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जूट का जो एरिया है हमारे देश में, वहां पर काफी सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। इसकी वजह से जो रो जूट की वैल्यू है वो इतनी महंगी हो गई है कि जो फिनिश प्रोडक्ट निकल के आ रहा है उससे भी ज्यादा महंगी यहाँ पर हो गई है। तो इसके चलते यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट कोई बना रहे हैं उस पर तो एक कैप लगानी थी गवर्नमेंट, ताकि इससे ज्यादा इसका प्राइस ना बढ़े। पर लेकिन जब रो जूट की ही वैल्यू बढ़ जाएगी तो फिर क्या काम चलेगा यहाँ पर इस तरीके से। अगर बात करें हमारे देश में से जो जूट है वो यूएसए, कनाडा, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, ये मेन बायर है जूट के प्रोडक्ट जो हमारे देश में से बाहर जाते हैं। तो इसी के साथ में काफी इंपोर्टेंट होता है। ग्लोबल में अगर बात करें, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, याद रखिएगा, फॉलोड बाय बांग्लादेश। पर लेकिन एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा दुनिया में कौन करता है, वो बांग्लादेश करता है। ठीक है, हमारे देश में सबसे ज्यादा कहां पर, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। 84% जो जूस का जो हमारे देश में अगर बात करें, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल से निकल कर आता है। दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। प्राइमरली अगर बात करें यहाँ पर जो उगाया जाता है तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और इन एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई रिवॉल्यूशन आप लोगों से पूछ ले तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आप लोगों को बताइए। फूड ग्रेन के लिए स्टार्ट किया गया था MS स्वामीनाथन जी के द्वारा। व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क, वर्गीस कुरियन साहब। ब्लू रिवॉल्यूशन यहाँ पर प्रोफेसर हीरालाल चौधरी। इसी के साथ में ये किसके बारे में, फिश के बारे में, मिल्क के बारे में है। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सूड के लिए यहाँ पर सैम पेट्रोडा, ठीक है, टेक्नोलॉजी मिशन लाया गया। पिंक रिवॉल्यूशन हमारे देश में ओनियन, ये इन सब चीजों के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन एप्पल वगैरह के लिए। इसी के साथ में राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो के लिए। रेड रिवॉल्यूशन यहाँ पर आप लोगों को मीट के लिए। सिल्वर रिवॉल्यूशन ये एग के लिए। और रेनबो रिवॉल्यूशन आप लोगों को देखने को मिलेगा ओवरऑल जो भी एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर है उनके लिए। एक नाम यहां पर नहीं दे रखा है, उसको भी आप लोग इंक्लूड कर लेना। अगर बात करें जूट रिवॉल्यूशन के बारे में तो उसको बोलते हैं गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन एप्पल और फ्रूट के लिए है, पर गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जो है वो आप लोग को जूट के लिए देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग यहां पर इंक्लूड कर लेना, कई बार अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2022 जो है वो रिसेंटली अभी यहां पर रिलीज की गई। तो किसके द्वारा, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, तो इसके द्वारा यहां पर पब्लिश की गई है। तो फूड सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन जो नेटवर्क है वो फैसिलिटेट करता है यहाँ पर, ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन का पता चल सके। जो भी फ्लैगशिप पब्लिकेशन है उसके बारे में ध्यान रख सके। फूड सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क जो है ये ग्लोबल इनिशिएटिव है, जिसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ग्लोबल नेटवर्क जो अगेंस्ट फूड क्राइसिस है यहाँ पर, ये फाउंड किया गया था यूरोपियन यूनियन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा 2016 में। तो ये यहाँ पर मिलकर काम करता है। ठीक है, बाकी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों को बताइए, ये मैंने अभी आप लोगों को बढ़ाया भी था, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
हालांकि कई बार क्वेश्चन यहां से आप लोगों का बन जाता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में, अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इटली रोम के अंदर इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके जो लोग हैं लगभग 80 कंट्री में फैले हुए हैं जो कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि रिसेंटली अभी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज भी यहां पर दिया गया था। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया इसी पर्पज के लिए क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी सारे काम यहां पर इसके द्वारा किए गए और लोगों को काफी ज्यादा सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड कराया गया है। फूड सिक्योरिटी के बारे में कोई आप लोगों से पूछे सबसे ज्यादा है तो यहां पर कुछ चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि फिनलैंड सबसे अच्छा है, इसी के साथ में आयरलैंड, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक, यूनाइटेड किंगडम। तो ये वो कंट्री है जहां पर फूड में कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी या फिर क्रोनिक जो हंगर होती है उनसे सबसे बाहर निकलकर ये आसानी से काम कर पाते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इंडिया के अंदर अगर बात करें यहाँ पर हमारे देश के अंदर फूड सिक्योरिटी के बारे में तो आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर काम किए जाते हैं खासकर भुखमरी को मिटाने के लिए, पर फिर भी इतने बड़ा देश है हमारा, हम लोग सक्सीड नहीं हो पाते हैं। तेंदुलकर मेथोडोलॉजी बताई गई थी कैसे हम लोग इसको कम कर सकते हैं, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इंडिया की रैंक 71 है 113 कंट्री में द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर में। अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी और सेफ्टी ये यहाँ पर मुद्दा रहता है ताकि लोगों को अच्छा खाना प्रोवाइड कराया जा सके। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड ये 2020, ये याद रखिएगा। ये जो है आप लोगों के सामने जो रिपोर्ट है यहाँ पर ये इसमें कुछ बातें बताई जा रही हैं कि अगर बात करें पॉपुलेशन जो है लगभग 21.7 जो कि यहाँ पर अगर देखने को मिलेगा, पहले गरीबी की रेखा के नीचे थी, खाना भी नहीं मिल पाता था, अभी घटकर ये 14 हो गई है, यानी कि हम लोगों ने काम किया है। पर कोविड-19 ने फिर से कहानी जो है वो खराब कर दी है। तो ये बेसिक चीज है जो कि आप लोग यहाँ पर समझिएगा, आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। बात की जा रही है सिंथिया रोजेंसविक, तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज से अभी रिसेंटली नवाजा गया 2022 के लिए। तो वर्ल्ड फूड प्राइज जो है यहाँ पर अगर कोई भी इस फील्ड में काम करता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये नासा की एक साइंटिस्ट भी हैं जिनके द्वारा यहाँ पर जो फूड प्रोडक्शन है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है जब क्लाइमेट चेंज होता है, उसके लिए यहाँ पर इनको ये अवार्ड दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्राइज जो है यहाँ पर अगर बात करें इसके बारे में तो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डॉक्टर नॉर्मल जो ई बोर्लो थे तो बेसिकली विनर थे नोबेल प्राइज, तो यहाँ पर 1970s में उनकी काम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस प्राइज को स्टार्ट किया गया। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी यहाँ पर इनको बोला जाता है। तो वर्ल्ड फूड प्राइज जो है वो 1986 में यहाँ पर क्रिएट किया गया जनरल फूड्स कोऑपरेशन के द्वारा। ये जो प्राइज है ये अक्टूबर के महीने में दिया जाता है। तो यूएन जो वर्ल्ड फूड डे है 16 अक्टूबर को बनाया जाता है। अगर बात करें नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर बोला जाता है इसको नॉर्मली, यानी कि एक तरीके से प्राइज है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो है इंडिया के जो फादर हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के, वो सबसे पहले थे दुनिया में जिनको ये अवार्ड मिला था। तो इस तरीके से आप लोग समझिएगा ये अवार्ड जो था लास्ट ईयर किसको मिला था ये आप लोगों को बताना है। स्कूल होंगे तो अच्छी एजुकेशन हम लोग दे पाएंगे, तो उसी के ऊपर काम करने के लिए हमारी कंट्री में बात की जा रही है स्टैब्लिश करने के लिए 100 न्यू सैनिक स्कूल अक्रॉस द कंट्री। तो उसी के बारे में ये न्यूज़ है, पार्टनरशिप किया जा रहा है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में। और हमारी कंट्री में ये जो एनजीओ है प्राइवेट स्कूल से स्टेट गवर्नमेंट वो मिलकर काम कर रहे हैं ताकि अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। ऑब्जेक्टिव है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी कंट्री में अभी तीसरे नंबर की प्रस्तुत की गई थी उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। आप लोगों को पता है इससे पहले सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1968 में आई थी, फिर 1986 में आई और अभी जो लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो 2020 में लाई गई। बेसिक फंडा ये है कि प्रॉपर एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करानी है। 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2002 में और हमारे देश में यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आप लोग समझ रहे हैं उसको अच्छे लेवल पर इंप्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 21A जो है ये फॉलो किया जाता है, जो कि ये बोलता है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसके लिए कानून है हमारे देश में जिसको राइट टू एजुकेशन एक्ट आप लोग बोलते हैं, जो कि 2009 में लेकर आया गया था। गवर्नमेंट की जो स्कीम रहती है जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, तो ये अलग अलग स्कीम है जिसको फॉलो कर हम लोग इनको इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में कई बार पूछ जाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ट्रिब्यूट दिया गया गोपाल कृष्ण गोखले जी को, उनकी जो बेसिकली जयंती थी उसके उपलक्ष्य में। तो काफी एक इंपॉर्टेंट एक हमारी कंट्री के एक रिफॉर्मर थे, एजुकेशनिस्ट थे, जिनके द्वारा एजुकेशन में काफी काम किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म जो था ये 9 मई 1866 में हुआ। इसी के साथ में 1889 में गोखले जी के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और ये एक मॉडरेट लीडर की तरीके से उभर कर आए। अगर बात करें इनका जो काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बाल गंगाधर तिलक जी के साथ में, ठीक है, जो कि एक अलग एक एक्सट्रीमिस्ट कैटेगरी के आते थे यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था टाइटल जो नाइटहुड की उपाधि इनको दी गई थी।
और इसी के साथ में यहाँ पर इनके द्वारा ये काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का पद लेने से मना कर दिया था। तो इतनी महान पर्सनैलिटी थे, वरना आज की डेट में अगर कोई ऐसे पद दे तो भाग भाग के इंसान ले ले, पर लेकिन इन्होंने देश के लिए सारी चीजें छोड़ दी थी। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, हिस्ट्री है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 ऐसी स्कीम जो देश में एक साथ स्टार्ट की गई लगभग, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को अभी रिसेंटली यहाँ पर ये इनके द्वारा 7 साल अपने कंप्लीट किए गए, जिसकी वजह से न्यूज में थी और बंगाल में इनको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के सामने, अगर आप लोग इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। ये सारी जो स्कीम है यहाँ पर, इनके बारे में याद रखिएगा मोटे मोटे तौर पर, अगर कल को कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले। यहाँ पर जो स्कीम है ये काफी अच्छे से आप लोगों को अगर बात करें पेंशन देती है 1000 से लेके 5000 तक का। ठीक है, इसके चलते यहाँ पर ये 60 साल की एज के बाद में स्टार्ट होती है। 93 लाख सब्सक्राइबर इसके आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और ज्यादा भी हो सकते हैं ऊपर नीचे, पर लेकिन ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर 18 से लेके 50 साल के बीच की एज देखने को मिलेगी, और यहाँ से 18 से लेके 70 साल की। यहाँ पर प्रीमियम 330 रुपए देना है, और यहाँ पर आप लोगों को जो प्रीमियम है वो पर एनम 12 रुपए देना है। तो इस तरीके की स्कीम है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हल्का सा आइडिया रखिएगा। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट एक आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है एमपी लेड के बारे में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के बारे में अगर कोई पूछ ले तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एक ऐसी स्कीम है जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में है, जिसमें हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पैसा दिया जाता है और वो अपने हिसाब से उस पैसे को जो है वो खर्च करते हैं। तो ये स्कीम है, उसके लिए अभी फिलहाल जो पैसा यहाँ पर दिया जाता है 5 करोड़ रुपए हर साल दिए जाते हैं, यानी कि पूरा 25 करोड़ रुपए दिए जाते हैं 5 साल में, जो कि उनको खर्च करना होता है। ये जो पैसा होता है नॉर्मली अगर बात करें काफी इंपॉर्टेंट है, जनता का पैसा आप लोगों को देखने को मिलता है, और कॉन्सोलिडेटेड फंड जो है यहाँ से आप लोगों को ये चीजें निकल कर आती है। तो याद रखिएगा हमारे देश में अगर बात करें 3 आर्टिकल है जिससे आप लोग सरकारी मनी बोलते हैं। पब्लिक अकाउंट है 266 में, कंटिजेंसी फंड है 267 में, और कॉन्सोलिडेटेड फंड है 266 में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फंड आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। एमपी लैड जो है यहाँ पर बेसिकली ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कॉन्सोलिडेटेड फंड से यहाँ पर आप लोगों को सामने नजर आती है। तो ये स्कीम रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में थी। बाकी अगर स्कीम के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, ये 1993 में यहाँ पर स्टार्ट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उस टाइम पर ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती थी, पर बाद में आगे चलकर 1 साल में ही रियलाइज हो गया कि इस मिनिस्ट्री के अंदर रखने वाली स्कीम नहीं है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर डाल दो। जो स्टार्ट करने वाले प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव जी, और राज्यसभा के जो एमपी है वो अपना कोई डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं, स्टेट जो जिस भी स्टेट से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लोकसभा जो है जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो कहीं से भी अपना डिस्ट्रिक्ट चुन सकते हैं। ठीक है, हालांकि नॉमिनेशन जो है वो लोकसभा में भी जो है खत्म हो चुका है, आप लोगों को पता है इसके बारे में। ठीक है, 25 लाख तक का जो पैसा है वो आप लोग अपने राज्य के बाहर जाकर भी खर्च कर सकते हैं। अभी बात करें, पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे 1993 1994 में, 2 करोड़ हो गए 1998 और 1999 में, फिलहाल 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं 2011-12 से, और अभी इसको बढ़ाकर 10 करोड़ करने की भी मांग की जा रही है। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वो इंप्लीमेंट करती है, ना कि एमपी, याद रखिएगा। और ये नॉन लैप्सेबल फंड है, मतलब एक बार पैसा आ गया तो झोली में आ गया, ये लैप्स नहीं होगा, इनके वापस नहीं जाएगा, खर्च करना ही करना है, वरना पड़ा रहेगा, जब मन करे खर्च कर लेना। 5 राज्य जो हाईएस्ट यूटिलाइज कर चुके हैं, तेलंगाना, सिक्किम, छत्तीसगढ़, केरला, वेस्ट बंगाल। बॉटम यूज करने वाले हैं उत्तराखंड, त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान और उड़ीसा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एमपी लेड फंड जो है ये रेलवे, रोडवेज, पाथवे, ब्रिज, इन सबको बनाने के लिए, एजुकेशन और इनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप लोगों को बेसिक इसके बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। छोटी सी बट इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा अपॉइंट किया गया रवि कुमार को सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में भी था। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछे तो हमारी कंट्री में पार्ट 15 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और 25 जनवरी 1950 में यहाँ पर ये बॉडी बनाई गई थी। ये 324 से लेके 329 आर्टिकल तक आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर एक तो 324 जो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये 329 क्यों? क्योंकि ये सारी पावर देता है और ये बोलता है कि कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगा इलेक्शन के अंदर में। बाकी के जो आर्टिकल है वो अलग अलग रीजन से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आप लोगों को यहाँ पर बातें करेगा। ठीक है, ये है बेसिकली। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्शन के बारे में बातें की जाती है अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर जो है बेसिकली यहाँ पर अलग अलग तरीके से, तो इलेक्शन फॉर द हाउस ऑफ द पीपल, और यहाँ पर पार्लियामेंट के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है, इसी के साथ में पार्लियामेंट के लिए प्रोविजन है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर स्टेट के लिए। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन बन जाए तो कल को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए डायरेक्ट पूछा जा सकता है। एक टीम है जो कि 4 इंडियन फोटोग्राफर हैं, जो कि यहाँ पर जिनको अभी यहाँ पर क्या मिला है, ये पुलित्जर अवार्ड दिया गया है 2022 के लिए। तो अवार्ड की कैटेगरी में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है।
इनके द्वारा कवर किया गया कोविड-19 क्राइसिस को काफ़ी अच्छे से। तो दानिश सिद्दीकी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर इनका नाम है अंदनान आबिदी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे सना इरशाद मिट्टू, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर यह है अमित दवे। तो ये 4 पर्सनैलिटी है जिनको ये अवार्ड दिया गया। पुलित्जर प्राइज जो है यहाँ पर ये अवार्ड किया जाता है जो न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म आप लोगों को देखने को मिलते हैं, यूएसए के द्वारा दिया जाता है। 1917 में स्टार्ट किया गया था जोसेफ पुलित्जर के नाम पर। हमारे देश में अगर पूछे आज तक किस किस को ये अवार्ड मिल चुका है तो कई सारी पर्सनैलिटी है, पर लेकिन एटलीस्ट पहला याद रखिएगा तो गोविंद बिहारी लाल जी को दिया गया था, ठीक है। तो ये कम से कम आप लोग याद रखिएगा। बाकी आप लोग एक लेटेस्ट वाला याद रख लेना। बाकी सारे मैंने डाल दिए, कल को अगर देखना हो तो आप लोग इनको देख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है नासा के द्वारा अभी यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है जो इनसाइट मार्स लैंडर है नासा का है, पहले तो ये याद रखिएगा। इसके द्वारा यहाँ पर मार्स के ऊपर क्वेक, जैसे अर्थ क्वेक होता है ना, अर्थ के ऊपर भूकंप आना, ऐसे मार्स के ऊपर क्वेक हो गया, मार्स क्वेक। तो इसको समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में था। मार्स क्वेक जो है वो पृथ्वी पर आता है शिफ्ट इन द टेक्टोनिक प्लेट्स, पर लेकिन अर्थ जो मार्स है जो पृथ्वी पर तो टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी है उसकी वजह से आता है, पर मार्स के ऊपर अर्थ क्वेक आता है, सॉरी मार्स के ऊपर जब क्वेक आता है, मार्स क्वेक यानी कि मार्स का हिलना, वो क्यों आता है? क्योंकि फ्रैक्चर होता है इसके अंदर में, इसकी रॉक्स के अंदर में, उसकी वजह से आता है, क्योंकि यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी नहीं लगती है, ठीक है। तो स्ट्रेस होता है जो उसकी वजह से फ्रैक्चर होता है, उसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बाकी ये कुछ मिशन है यहाँ पर। मंगलयान भेजा गया 2013 में हमारे द्वारा, पहली बार में सटाक तरीके से हमने शानदार परफॉर्मेंस दी। 2021 में होप मिशन भेजा गया यूएई के द्वारा, पहली मुस्लिम कंट्री थी। चाइना हमसे बाद में भेज पाए यहाँ पर तियांगवेन फर्स्ट चाइनीज मार्स मिशन। और इसी के साथ में एक्सो मार्स रोवर जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रशिया स्पेस एजेंसी भेजने वाली थी, पर सस्पेंड कर दिया गया जो रशिया और यूक्रेन का इशू देखने को मिला उसकी वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि याद रख सकते हैं। कि एक छोटी सी न्यूज और है जो आप लोग याद रखिएगा, मार्स के बारे में कम से कम याद रख लेना, डाइमोस और इसी के साथ में पोबोज, ये 2 इसके मून देखने को मिलेंगे। जैसे अर्थ का मून आप लोगों को पता है क्या है, चांद है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इसके मून आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अर्थ का चांद हो गया, ऐसे ही मार्स के हैं। तो कम से कम ये याद रखिएगा। बाकी आप लोगों को जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून इनके भी दे दिए गए हैं, पर लेकिन ये तो 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को भूलने नहीं है। रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में आ गया टोमेटो फ्लू। तो टोमेटो फ्लू जो था यहाँ पर इसकी वजह से लाल लाल चित्ते बेसिकली बच्चों के ऊपर देखने को मिले, और ये तमिलनाडु और केरला के अंदर भी यहाँ पर इसके केस डिटेक्ट किए गए। टोमेटो फ्लू यहाँ पर टोमेटो शेप लाइक जो यहाँ पर एक तरीके से फफूदे हो जाते हैं बॉडी के अंदर, उसकी वजह से इसका नाम दिया गया। फ्लू जो है वो अफेक्ट कर रहा है 5 साल से नीचे के बच्चों के लिए, और सिम्टम तो वही है, रेसिस वगैरह आ जाना, डिहाइड्रेशन, इरिटेशन स्क्रीन पर, और ये देखने को मिला। तो सेल्फ लिमिटिंग है कि बच्चों को उनके ऊपर खुजली न करने दें, तो वो वाली दिक्कत काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसके बारे में यहाँ पर बातें भी की जा रही हैं। इंपोर्टेंट पर्सन बन सकता है बेसिकली अवार्ड की कैटेगरी में हमारी कंट्री के एक इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम है बालकृष्ण विठललाल दोषी, ठीक है जिनको अभी रॉयल गोल्ड मेडल से नवाजा गया है यहाँ पर। ये काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड माना जाता है आर्किटेक्चर की फील्ड में, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके बारे में याद रखते हैं। रॉयल गोल्ड मेडल जो है ये वर्ल्ड में हाईएस्ट ऑनर है आर्किटेक्चर की फील्ड में। इसको नोबेल प्राइज ही माना जाता है आर्किटेक्चर की फील्ड का। अवार्ड किया जाता है एनुअली रॉयल जो इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट है उसके द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर बात करें फर्स्ट टाइम ये 1848 में दिया गया था चार्ल्स रॉबर्ट कोकरेल को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी को अभी दिया गया, तो ये आप लोग इनके बारे में याद रख सकते हैं। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर, कई बार ये न्यूज में भी रहता है। SCORATS बोलते हैं, इनके संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, इसके बारे में बात करें तो इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाता है यहाँ पर। ये मतलब किया गया है, किया जाता नहीं है, अभी यहाँ पर इंडिया के द्वारा यहाँ पर होस्ट किया गया है। तो ये संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको SCO आप लोग बोलते हो, जिसके अंदर रसिया, चाइना, इसी के साथ में ये जो कंट्री है अलग अलग, उनके द्वारा ये मिलाकर यहाँ पर इसको लीड किया गया। रसिया, चाइना, किर्गिज रिपब्लिक, इसी के साथ में कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान 2001 में इनके द्वारा बनाया गया, पर लेकिन फिर आगे चलकर और मेंबर ऐड हो गए इसमें, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी आप लोगों को नजर आएगा। आगे अगर बात करें, क्वेश्चन अगर पूछे जाए आप लोगों से, 2005 में यहाँ पर इंडिया ने ऑब्जर्वर का स्टेटस लिया। इंडिया और पाकिस्तान दोनों परमानेंट मेंबर बने एक साथ में 2017 में, और ईरान जो है फुल मेंबरशिप के लिए यहाँ पर अभी 2021 में यहाँ पर इसको अप्रूव कर दिया गया है। बीजिंग में हेडक्वार्टर है। ईरान वाला फंडा याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है। रेड्स है रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, परमानेंट हेडक्वार्टर इसका एक आप लोगों को ताशकंद उज्बेकिस्तान में देखने को मिलेगा, और ईयर ऑन ईयर बेसिस इसका बेसिकली हेडक्वार्टर चेंज होता रहता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि पता होनी चाहिए आप लोगों को। बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन निकल कर आ जाएगा, पूछ लेंगे आप लोगों से मैकोलिन कन्वेंशन क्या है। तो मैकोलिन कन्वेंशन जो है ये बेसिकली एक तरीके की ट्रीटी है जिसका एम ये रहता है कि किसी भी तरीके की मैच फिक्सिंग स्पोर्ट्स के अंदर न देखने को मिले, यानी कि स्पोर्ट जो हो वो पाक साफ हो, यहाँ पर कोई भी दिक्कत न रहो।
तो मैकोलिन कहाँ पर है, ये स्विट्जरलैंड के अंदर बेसिकली 2014 में ये स्टार्ट किया गया था और आगे जो इंप्लीमेंट किया गया ढंग से 2019 में किया गया। अभी क्यों न्यूज़ में 12वीं मीटिंग इसकी देखने को मिली मैच फिक्सिंग टास्क जो फोर्स है उसके द्वारा और हमारी कंट्री की सीबीआई के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया ताकि इस तरीके की हरकतों को कहीं पर भी देखने को मिले तो उसको रोका जा सके। तो याद रखिएगा मैकोलिन कन्वेंशन के बारे में अगर कोई पूछे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी आप लोगों को पता है हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं गरीब जो कि अपने आप न्याय नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए हमारी कंट्री मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है जो कि इन्फॉर्म करती है लोकसभा को कि हमारे दिया नेशनल लीगल सर्विस डे सेलिब्रेट कहते हैं 9 नवंबर को हर साल और इसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर ये सपोर्ट किया जाता है ताकि हर एक लेवल पर जस्टिस पहुंच सके और गवर्नमेंट भी इसमें आर्टिकल 39A यहाँ पर लीगल सिस्टम के बारे में बातें करता है। आर्टिकल 14 और 22 जो है ये भी यहाँ पर इन चीज़ों को आगे लेकर चलता है ताकि ढंग से चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में यहाँ पर ये चीज़ें स्टार्ट की थी हमारे देश में ताकि जनता को न्याय मिल सके। कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को बताऊंगा जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। लगभग 5000 साल पुरानी ओल्ड हड़प्पा साइट जो है जिसका नाम है यहाँ पर राखीगढ़ी, ये हरियाणा हिसार के अंदर यहाँ पर जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिली और ये स्ट्रक्चर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो कि आप लोग याद रखिएगा, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्ट की जाती है। राखीगढ़ी जो है बेसिकली यहाँ पर ये जो है जिसके द्वारा खोजी गई, इनका नाम आप लोग याद रखते हैं अमरेंद्र जो नाथ थे, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में कनेक्ट थे। तो यहाँ पर लेटेस्ट हड़प्पन साइट जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी और सरस्वती रिवर जो है उसी के साथ में कनेक्ट है। वैसे सारी साइट जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है यहाँ पर याद रखिएगा जॉन मार्शल जो थे वो डायरेक्टर जनरल थे यहाँ पर जब यहाँ पर ये चीज़ें स्टार्ट की गई थी। और इसी के साथ में अगर अपने देश से रिलेटेड आप लोग चीज़ों को देखोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम रखा गया इंडस रिवर के किनारे पर। ऐसे ही इजिप्टियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर है, मेसोपोटामियम जो सिविलाइजेशन है वो टिग्रिस या फिर यूफ्रेटिस रिवर है, चाइनीज सिविलाइजेशन ये हुआंग हो रिवर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा अपना प्रयास लगाया गया था जिसकी वजह से इसको खोज पाए। तो ये यहाँ से कईयों बार पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे भी बन जाएंगे। इस तरीके से खुदाई की जाती है आराम से ताकि चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें और एक एक पॉइंट पर चीज़ों को हम लोग जान सकें। तो ये तरीका होता है इसको खोजने का। कई सारे आइटम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जहाँ से कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साइट्स के नाम दिए गए हैं, लोकेशन दी गई किस देश में, पाकिस्तान इंडिया राजस्थान, ठीक है, और बाकी कौन सी रिवर के किनारे हैं। तो ये अक्सर आप लोगों ने स्टेट पीसीएस के अंदर क्वेश्चन देखे होंगे, तो इनको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन, डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं यहाँ पर। गुजरात के अंदर अभी चाइना का एक रॉकेट था जो कि यहाँ पर उसका कुछ पोर्शन था और गुजरात के अंदर वो आकर गिरा, तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में आ गया था। चैंगजियांग 3B या फिर यहाँ पर CZ-3B इसको बोला गया, GSLV या फिर यहाँ पर ये सिमिलर था PSLV के तहत यहाँ पर, जो कि यहाँ पर अभी देखने को मिला। बात ये की जा रही है कि जो स्पेस के अंदर जो जंक है, जो डिब्रीज है, जो कूड़ा करकट है, वो यहाँ पर इस तरीके से पृथ्वी पर आकर गिरने लगा, तो आगे आने वाले टाइम में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर एंटी जो सैटेलाइट वेपन है हमारे देश में क्या कोई है, क्या पता चाइना ने कोई वेपन दागा हो। तो ऐसा है कि हमारी कंट्री में मिशन शक्ति के थ्रू यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम हम लोग ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं कि कल को चलकर हमारे ऊपर अगर कोई ऐसा वेपन दागेगा तो हम भी उसकी नींद हराम कर देंगे। तो हमारे पास में भी यहाँ पर ये है। और इसी के साथ में प्रोजेक्ट नेत्रा आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, जो स्पेस की डिब्री को साफ करने के लिए हमारी कंट्री में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है और ये इसी पर्पज के लिए यहाँ पर काम करते हैं। ये 10 सेंटीमीटर या फिर लार्जर देन जो भी चीजें हैं उसको डिटेक्ट करेगा और उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। तो प्रोजेक्ट नेत्रा ये स्पेस डिब्री के लिए है और यहाँ पर मिशन शक्ति ये एंटी सैटेलाइट वेपन है। दोनों में कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना है, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखना। IMF के बारे में आप लोगों को पता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं इसको। बेसिकली इसके अंदर आप लोग को कई सारी करेंसी देखने को मिलेगी जिनको हार्ड करेंसी बोलते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर उनका व्यापार किया जाता है। USA का डॉलर है, यूरोप की बेसिकली यूरो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जापान चाइना की युआन या फिर रिनमिनबी, जापान की येन और यूरोपियन यूनियन का पाउंड आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है। तो ये बेसिक जो करेंसी है ये अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करती है। अभी चाइना की जो करेंसी है यहाँ पर उसका वेट यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, ये यहाँ पर बातें बोली जा रही है। SDR जो है स्पेशल ड्राइंग राइट के द्वारा यहाँ पर ये युआन जो थी 2016 में यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर ऐड की गई थी और आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा जो रिव्यू किया जाता है वो इसका हर 5 साल में रिव्यू किया जाता है। अभी यहाँ पर अगर बात करें 2022 में जैसे रिव्यू किया जाए, फिर आगे चलकर 2027 में रिव्यू किया जाए, तो ऐसे रिव्यू यहाँ पर इसके किए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये
जैसे 2022 में हो गया तो 2023 में नहीं होगा, 2024 में नहीं होगा, 2025 में नहीं होगा, ठीक है। जैसे 2017 में हो गया तो फिर उसके बाद में 2018 में नहीं हुआ, 19 में नहीं हुआ, 20 में नहीं हुआ, ठीक है, 2022 में हुआ, तो इस तरीके से फिर 2000 आगे चल के 27 में होगा। उसके बेस पर फिर यहाँ पर इनको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कहते हैं। तो 5 हार्ड करेंसी होती है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। IMF एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछे तो आप लोग याद रखते हैं। यूएन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आप लोगों ने नाम सुना होगा, और ब्रेटन वुड के थ्रू यहाँ पर ये बनाई गई थी, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, ठीक है, जिससे IMF और वर्ल्ड बैंक यहाँ पर बनाया गया। 27 दिसंबर 1945 में यहाँ पर ये बनाई गई। इसी के साथ में 89 मेंबर है, और ये 4 रिपोर्ट जो इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिस्कल मॉनिटर और रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक, ये इन 4 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप लोग यहां पर याद रखिएगा। इंडिया का कोटा जो है SDR में 2.75 है। अगर बात करें यहां पर, इसी के साथ में IMF में हमारी जो वोटिंग राइट है वो 2.63 है, जो कि कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाता है, बेसिक है, पता होना चाहिए। एल्बिडो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में था, क्योंकि अर्बन हीट आइलैंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मतलब जब शहर वाले एरिया में काफी ज्यादा गर्मी देखने को मिलती रहती है, क्योंकि वहां पर दुनिया भर का ट्रैफिक, फैक्ट्री वगैरह ये सब चीजें चलती हैं, तो ये न्यूज में रहता है। एल्बिडो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ज्योग्राफी के अंदर पढ़ाया जाता है। इसका मतलब होता है कि रिफ्लेक्शन कितना है। जैसे बर्फ है, बर्फ पर अगर सूरज की किरणें पड़ेंगे तो रिफ्लेक्ट कर देंगे काफी ज्यादा। क्यों? क्योंकि व्हाइट कलर का होता है, और व्हाइट कलर जो है वो बेसिकली इसका मतलब है सारे कलर का रिफ्लेक्शन। व्हाइट आपस में कोई कलर नहीं है, ना ही कोई ब्लैक कोई कलर है। व्हाइट इसलिए दिखता है क्योंकि सारी चीजों को रिफ्लेक्ट कर देता है, और ब्लैक इसलिए दिखता है क्योंकि सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो रोड होती है वो गर्म होती है, बिल्डिंग का कलर अगर बाहर से ब्लैक है वो काला आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी की वजह से एल्बिडो इफेक्ट का मतलब होता है कि जितनी ज्यादा एल्बिडो होगी, ठीक है, उतना ही कम वहां पर वो गर्म रहेगा, और जितनी कम एल्बिडो होगी उतना ही ज्यादा गर्म रहेगा, यानी कि अपोजिट है। एल्बिडो जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब रिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा, उसने बाहर फेंक दिया उठाकर गर्मी को, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रख सकते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में है। बात की जा रही है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी मतलब जैसे मोबाइल हो गया, फोन हो गया, घड़ी हो गया, ये एक तरीके से ये वेयर चील हो गई, जो कि एक तरीके से चेयर व्हील हो गई, चेयर व्हील हो गई, जो कि बेसिकली कई बार यूज किए जाते हैं जिनके पैरों में कोई प्रॉब्लम होती है। तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के साथ मिलकर यहां पर इसको लॉन्च किया गया, इस रिपोर्ट को, कि इनकी कितनी रिक्वायरमेंट है आगे आने वाले टाइम में। बोला गया 90% जो नीडेड है असिस्टिव टेक्नोलॉजी आज के डेट में, ग्लोबल एक्सेस ही नहीं है यहाँ पर ये। तो आने वाले टाइम में बिलियंस ऑफ लोग जो हैं उनको रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन चीज़ों की, किसी न किसी तरीके से, जो कि आज के डेट में जरूरत है। तो यहाँ पर कोई लैपटॉप हो गया, रीडिंग का कोई मटेरियल हो गया, सुनने का कोई चीज़ हो गया, बोलने की कोई चीज़ हो गई, तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। यानी कि फ्यूचर की प्लानिंग करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है आज से ही। तो ये किसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसी के साथ में यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जो चिल्ड्रन फंड है यूनिसेफ, उनके द्वारा ग्लोबल, ये फर्स्ट रिपोर्ट है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा यहाँ पर, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको नोटिफाई कर दिया गया एज ए टाइगर रिजर्व, ये यहाँ पर अभी रिसेंटली। और यहाँ पर हमारी कंट्री में ये 52वां टाइगर रिजर्व हो गया है, जो कि रणथंबोर, सरिस्का और इसी के साथ में मुकुंदरा के साथ में यहाँ पर राजस्थान के अंदर चौथा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में आया था। और ये खिताब कौन देता है यहाँ पर? याद रखेगा, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली जाती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ पर ये अप्रूवल किया जाता है। तो टाइगर रिजर्व के बारे में आप लोग याद रखते हैं, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टाइगर के बारे में आप लोगों से पूछे तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हमारे देश में काम करती है, कैसे टाइगर को प्रोटेक्ट करना है इसके बारे में आप लोगों को पता ही है। प्रोजेक्ट टाइगर हमारी कंट्री में 1993 में स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड के साथ मिलकर, जो कि इंपॉर्टेंट है, पता रहना चाहिए। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, ये आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर ये इसके द्वारा डिटेल सर्वे तैयार किया था हमारी कंट्री में कि कहाँ कहाँ पर कितने टाइगर पाए जाते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर ये सर्वे जो किया जाता है, इसमें जो रिसेंटली अभी सर्वे है उसके हिसाब से माने तो हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ पर कितने टाइगर हैं अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर उत्तराखंड में, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेंगे। सॉरी, सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर है कर्नाटक के अंदर, ठीक है, तीसरे नंबर पर उत्तराखंड के अंदर, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र के अंदर। तो ये बेसिक है यहाँ पर, जिसके बारे में याद रखेगा। बाकी दुनिया में हमसे अगर कंपेयर करें तो रसिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, नेपाल है, थाईलैंड, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बहुत कम टाइगर है। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा दुनिया में टाइगर कहीं है तो वो है हमारे देश में। तो टाइगर कंट्री है हमारी, ऐसा बोल सकते हैं। ये अलग अलग तरीके के टाइगर हैं जो आप लोगों के सामने, जो कि आप लोग देखते हैं। हमारे देश में मैक्सिमम आप लोग को बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है।
बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है काफी यूज में था हमारे कंट्री में। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में 36 जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, 4 आप लोगों को इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे। ये आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। अगर बात करूं इंडिया के अंदर में आप लोग कहां पर इनको देख सकते हैं, तो याद रखिएगा हिमालयन रीजन हो गया, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मन रीजन, और ये अंडमान निकोबार वाले रीजन के साथ में बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सुंदा लैंड आप लोग बेसिकली बोलते हैं। अगर बात करें जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसके द्वारा बनाया गया, तो वोल्टर जी रोसन के द्वारा ये 1985 में बनाया गया। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है ये फर्स्ट, अगर बात करें यहाँ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये आर्थर हैरिस के द्वारा यहाँ पर वर्ड यूज किया गया। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया, ये यहाँ पर बेसिकली नॉर्मन मेयर के द्वारा 1988 में स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो ये 2 क्राइटेरिया हैं बेसिकली। एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उसके अंदर एटलीस्ट 1500 से ज़्यादा स्पीसीज जो होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड की 0.5% जो वर्ल्ड की टोटल है उसके हिसाब से अगर बात करें एज एंडेमिक, और इसी के साथ में यहाँ पर लॉस्ट कर चुके 70% ओरिजिनल जो यहाँ पर जो नेटिव है, यानी कि उसके ये यहाँ पर 2 क्राइटेरिया यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। ये यहाँ पर बताया टाइप ऑफ डाइवर्सिटी, तो जेनेटिक हो सकता है, स्पीसीज हो सकता है, इकोसिस्टम के बेस पर हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों का बनेगा वो यहाँ से पूछा गया था ऑलरेडी यूपीएससी के द्वारा। एक्स-सीटू और इन-सीटू के बारे में पूछा जाता है। इन-सीटू का मतलब ये होता है कि उस जाति को वहीं पर ही रखकर प्रोटेक्ट करना, जैसे एक बच्चा है घर पर ही प्रोटेक्ट उसको कर रहे हैं। बाकी एक्स-सीटू का मतलब उसको हॉस्टल में ले जाकर डाल देना, ठीक है, वहां पे प्रोटेक्ट करो। तो नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे ये बेसिकली नेचुरल है। और जू वगैरह आप लोग देखते हैं, बोटनिकल गार्डन, ये है बाहर बना देना। तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में बन चुका है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, तो आंसर आप लोग दे पाओगे, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी के अंदर में है, उनके द्वारा हमारे देश में मालवीय मिशन करके यहाँ पर एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की गई, ताकि टीचर्स या फिर एजुकेशन फैकल्टी डेवलपमेंट किया जा सके देश के अंदर एजुकेशन सेक्टर में। भारत रत्न मिला था यहाँ पर अगर बात करें मदन मोहन मालवीय जी को। और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी जिनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। कांग्रेस के 4 बार ये प्रेसिडेंट रहे, 1909 में, 1918 में, 1932 में, 1933 में। इनके द्वारा हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बात की गई। इसी के साथ में ये इलाहाबाद के अंदर लॉयर भी रहे यहाँ पर। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अगर बात करें इनके बारे में, जब यहाँ पर आप लोगों को पता होगा अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में जब पैक्ट साइन करने की बात आई थी, तो गांधी जी की हालत इतनी खस्ता हो गई थी कि वो साइन करने की कंडीशन में नहीं थे, तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा साइन किया गया था महात्मा गांधी जी के बिहाफ में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो वाराणसी के अंदर में, जो कि इनके द्वारा फाउंड की गई थी, इसी के साथ में सत्यमेव जयते को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया और भारत रत्न इनको 2014 में दिया गया। तो यह है बेसिक इन्फॉर्मेशन। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये है सेला टनल के बारे में। सेला टनल जो है यहाँ पर, ये हमारी कंट्री में अरुणाचल प्रदेश के अंदर आप लोगों को नजर आएगा, जो कि कनेक्टिविटी को बढ़ाने का यहाँ पर काम कर रहा है। और चाइना का जो ढांचागत विकास चल रहा है उसको टैकल करने की बात की जा रही है। तो सेला टनल अगर पूछे कहाँ पर है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए बन सकती है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके द्वारा गुजरात के अंदर में इंटरनेशनल जो फाइनेंस जो इंटरनेशनल फाइनेंस जो टेक सिटी है उसके अंदर अपना यहाँ पर अभी रिसेंटली एक ऑफिस, रीजनल ऑफिस खोला जा रहा है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये 5th ब्रिक्स समिट हुई थी 2013 में, यहाँ पर बोला गया था बनाएंगे, 6th में यहाँ पर साइन कर दिया और 7th में इसको फोर्स कर दिया। तो ये बनाया गया, संघाई में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बांग्लादेश, इसी के साथ में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और उरुग्वे, इजिप्ट, ये इसके 4 मेंबर बन चुके हैं 2021 तक का, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो टोटल मिलाकर 5 तो ऑलरेडी इसके अंदर मेंबर थे और 4 ये हो गए, तो 9 आप लोगों को मेंबर नजर आएंगे। वोटिंग हर की सबकी आप लोगों को इक्वल देखने को मिलेगी, कोई वीटो पावर नहीं है। और केवी कामत साहब जो थे पहले प्रेसिडेंट थे, जो कि एक इंडियन पर्सनैलिटी, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पता होना चाहिए। नेवी के द्वारा भी यहाँ पर टेस्ट की गई है ये एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, जिसको NASMRSR बोला गया है। ये उड़ीसा से बेसिकली यहाँ पर अभी टेस्ट की गई है DRDO के द्वारा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर ये रेंज जो है वो 15 किलोमीटर के करीब है। यहाँ पर ये बेसिक चीज़ें इसके बारे में, ठीक है, ऊंचाई तक कहाँ जा सकती है वो सब चीज़ें पर, लेकिन इतना याद रखिएगा शॉर्ट रेंज मिसाइल है, उड़ीसा से टेस्ट फायर की गई है और DRDO के द्वारा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी आप लोगों को यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो पता होना चाहिए। जगन्नाथ टेम्पल जो है वो रिसेंटली अभी यहाँ पर न्यूज़ में था। वैसे टेम्पल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दी है, पर कम से कम इतना जरूर याद रखिएगा कि किंग जो थे यहाँ पर जिनके द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है, तो अनंत वर्मन, जिनका नाम था चंडो गंगा देव, इनके द्वारा बनाया गया था और ये गंगा डायनेस्टी से आते थे, ठीक है। इनको यहाँ पर बेसिकली बात करें, यहाँ पर इसको यहाँ पर मंदिर को यमनिका तीर्थ भी बोला जाता है। ये मानते हैं कि यम की पावर खत्म हो जाती है यहाँ पर। लॉर्ड जगन्नाथ पुरी के अंदर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। व्हाइट पगोड़ा बोला जाता है 4 धाम के अंदर, जो कि बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, तो यहाँ पर ये जगन्नाथ ही है।
और रामेश्वर के अंदर देखने को मिलते हैं। 4 गेट है, एक आप लोग यहाँ पर सिंह द्वार देखने को मिलेगा, अश्व द्वार, व्याघ्र यानी कि टाइगर द्वार और हस्त यानी कि हाथी द्वार, अलग अलग एरिया में आप लोग को नजर आएंगे। रथ की यात्रा निकाली जाती है। अभी फिलहाल इसके अंदर डेवलपमेंट किया गया एक प्रॉपर प्लान के थ्रू। पहले यहाँ पर कुछ ऐसा था, अभी यहाँ पर प्रॉपर एक डेवलपमेंट करके कुछ ऐसी स्ट्रक्चर तैयार करने की बातें की गई, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आ गया था। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। वैसे कानून भी है यहाँ पर जिसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। यहाँ पर आगे बात करेंगे कुतुब मीनार के बारे में। तो कुतुब मीनार जो है वो रिसेंटली अभी न्यूज़ में आ गई, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर अपोज किया, यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अपोज किया गया कि यहाँ पर कोई भी पूजा अर्चना नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये किसके अंदर आती है। ये अगर बात करें 2 कानून है हमारे देश के अंदर में, एक तो होता है प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल एक्ट जो है यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन 1991 का, जिसकी वजह से कभी काफी ज्यादा न्यूज में रही मस्जिद भी। ठीक है, ज्ञानव्यापी मस्जिद। और इसी के साथ में यहाँ पर रिलीजियस कैरेक्टर को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर ये बोला गया था कि अगर कोई भी हमारे देश में कानून अगर बनाया जाता है, ठीक है, वो पुराना जो ऑलरेडी मंदिर मस्जिद है वो ऐसे ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया जाएगा। तो राम जन्मभूमि को इससे बाहर रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चेंज करेगा तो उसको फिर सजा सुनाई जाएगी। दूसरा कानून है एंशिएंट म्यूनामेंट आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। 1950 में यहाँ पर ये निकल कर आया, जिसके तहत यहाँ पर ये रहता है कि हिस्टोरिकली यहाँ पर जो चीजें हैं उनको मेंटेन रखना है, ताकि आने वाली जनरेशन भी उनको अंडरस्टैंड कर सके। तो इसके चलते यहाँ पर रिसेंटली अभी न्यूज में था। तो कुतुब मीनार जो है यहाँ पर ये जो है बनाई गई किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, पर कंप्लीट की गई इल्तुतमिश के द्वारा। और भी कई सारे लीडर है जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इनके द्वारा इनकी मरम्मत कराई गई, क्योंकि लंबे समय से खड़ी हुई है, कुछ तो दिक्कत होगी ना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है 1993 में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर इसके लिए अगर बात करें वो यहाँ पर सामने निकल कर आती है कि हमारे देश में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है आज की डेट में। अलाही दरवाजा के सामने आप लोगों को यहाँ पर आयरन पिलर देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग यहाँ पर अगर बात करें पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं। पूजा अर्चना करने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि कई सारे स्ट्रक्चर ऐसे हैं जहाँ पर देवी की, जो हिंदुओं की देवी देवताओं की स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है बार बार। ठीक है, बेसिक है यहाँ पर ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ मिलकर अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के साथ मिलकर उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। ये बेसिकली राउरकेला और भुवनेश्वर के अंदर 19 स्कूल में यहाँ पर चीज़ों को प्रोवाइड कराया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये 1894 में क्रिएट की गई। इसका लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर है, और ये विंटर और समर ओलंपिक गेम जो है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से बनता है कई बार। यूरोप के लिए ब्लू कलर दिया गया, अफ्रीका के लिए ब्लैक, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के लिए रेड, ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला ग्रीन, और एशिया के लिए येलो कलर है। तो एशिया का कलर कम से कम आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। यहाँ पर भारतीय ट्राइबल पार्टी, जिसको बीटीपी बोलते हैं, वो ये बोल रही है कि 10 डिस्ट्रिक्ट गुजरात से 16 डिस्ट्रिक्ट गुजरात से, 10 राजस्थान से, 7 मध्य प्रदेश से और 6 महाराष्ट्र से निकालकर 4 राज्य से एक नया राज्य बनाया जाए, जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग से राज्य। इसकी मांग की गई भील प्रदेश के नाम से। मतलब क्या है, यहाँ पर ये बोला जाता है कि पहले भील थी वो एक अलग अलग रीजन में रहती थी, यहाँ पर इकट्ठे होकर इस रीजन में रहती थी। जैसे जैसे राज्य बनते गए वो टूटते गए, और उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली। मानगढ़ मैसागर भी यहाँ पर आदिवासी जलियांवाला बाग बोलते हैं इसको। जो जलियांवाला बाग था वो 1919 में, पर लेकिन 1913 में यहाँ पर एक गैदरिंग देखने को मिली थी, जिससे अटैक किया गया और ये दिक्कतें निकल कर आई। तो इसलिए यहाँ से चाहते हैं फिर से मिलाकर इनको एक रखा जाए, और ये 4 राज्यों से मिलाकर यहाँ पर इनको एक राज्य बनाया जाए। ठीक है, तो आज के डेट में कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाए जाते हैं। तो भील ये ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, अलग से राज्य की यहाँ पर मांग की जा रही है। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी अगर ट्राइबल कम्युनिटी की पॉपुलेशन के बारे में पूछे तो अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस है, लगभग 8.61 पॉपुलेशन हमारे देश में ट्राइबल है। 97% रूरल एरिया में पाई जाती है नॉर्मली। ठीक है, अर्बन एरिया में काफी कम है। अगर बात करें संविधान में भी इनके लिए आर्टिकल है, आर्टिकल 342, आर्टिकल 164, आर्टिकल 224, आर्टिकल 244, आर्टिकल 275, ये इनके सेफ गार्ड के लिए प्रोविजन यहाँ पर करती है। ट्राइबल अगर बात करें मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र में उससे कम, उड़ीसा में उससे कम, राजस्थान में उससे कम। तो ये कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। टॉप 10 राज्य ट्राइबल पॉपुलेशन, और बाकी जहां ट्राइबल हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में है, तो लक्षद्वीप में कम एरिया में ज्यादा पाए जाते हैं, मिजोरम, नागालैंड, और ये एरिया आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी से रिलेटेड यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो कि बनाया गया 2004 में। आर्टिकल 338 में संशोधन किया गया, यहाँ पर इसको 338 में कन्वर्ट किया गया, यहाँ पर 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 2003 में, और ये संवैधानिक बॉडी बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर में, जो ट्राइबल कम्युनिटी के अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगी। एजुकेशन, इकोनॉमिक या सोशल इंटरेस्ट उनका क्या है। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे,
और अदर मेंबर देखने को मिलेंगे जो कि 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, और यहाँ पर मोर देन 2 टर्म के लिए उनको अपॉइंटमेंट उससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। एक है पीवीटीजी, जिसको आप लोग पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी कैटेगरी में बोलते हैं। तो ये हमारे देश में 1975 में 52 ट्राइबल कम्युनिटी पीवीटीजी क्रिएट की गई, पर लेकिन आज के डेट में 75 है और सबसे ज़्यादा उड़ीसा के अंदर में, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में आज के डेट में ट्राइबल कम्युनिटी फैली हुई है। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बात करें यहाँ पर अभिलाषा ब्राक जो है, ये पहली पर्सन बन गई हैं जो कि आर्मी एविएशन कोर्प्स में यहाँ पर अभी ये देखने को मिली 6 महीने के बाद में यहाँ पर कॉम्बैक्ट रोल में इनको इंक्लूड किया गया है। तो हरियाणा से आते हैं यहाँ पर, इनके फादर कर्नल थे बेसिकली ओम सिंह रिटायर, और ये बेसिकली जो है अभी यहाँ पर एक फीमेल पर्सनैलिटी के लिए कुछ लिखने के लिए आए, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करें यहाँ पर जीडीपी के बारे में बात की जा रही है। एक रिपोर्ट है जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा प्रस्तुत की गई है कि कितना लॉस जीडीपी का देखने को मिला, खासकर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे नहीं जा पाए। तो इसकी वजह से यहाँ पर साउथ एशिया में काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है वो नहीं जा पाए, तो जीडीपी में 3.19 का इंडिया के अंदर आप लोगों को इम्पैक्ट पड़ता हुआ यहाँ पर नजर आया, ये बोला गया, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में भी। और बोला गया कि लर्निंग को बढ़ाना चाहिए, अर्बन रूरल डिवाइड हो गया। तो ये तो बेसिकली आंसर राइटिंग के लिए आ सकता है, बेसिक यहाँ से क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए बन सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो आप लोग याद रखिएगा 1966 में बनाया गया। इसके अंदर जापान सबसे ज़्यादा और यूएसए सबसे ज़्यादा रहता है, चाइना दूसरे नंबर पर, इंडिया, फिर ऑस्ट्रेलिया जो इनकी रिप्रेजेंटेशन है, फिलीपीन में इसका हेडक्वार्टर है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है इसके द्वारा। ठीक है, तकाशी वतानबे आप लोग यहाँ पर इसके आज के डेट में प्रेसिडेंट देखने, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके देखने को मिलेंगे। आज के डेट में प्रेसिडेंट कौन है वो आप लोग को बताना है। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो ये आप लोगों के साथ में लेवेंडर को उगाने की बात की जा रही है जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में, जो आप लोगों को मैंने बताया था यहाँ पर बेसिकली भद्रवाह। तो इसमें यहाँ पर अभी मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है, और भी कई सारी चीजें हैं जिसके लिए, और पर्पल रिवोल्यूशन के लिए पूछे तो यही है। बाकी एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए थे अभी थोड़ी देर पहले भी, तो ये एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं एग्जाम के अंदर भी। काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी बोलते हैं, SCSTO। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इसको नेटो के साथ में कंपेयर किया जाता है। ताशकंद पैक्ट के थ्रू यहाँ पर ये बनाई गई थी, जो कि आप लोग याद रखेगा। इसके अंदर ये मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं अर्मीनिया, बेलारूस, अजरबैजान, यहाँ पर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ठीक है, और तजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने क्विट कर दिया था 2012 में। तो टोटल मिला के 6 मेंबर आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो मेंबर भी यहाँ पर है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कल को क्वेश्चन बने तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये था आज का डिस्कशन, इसको लेकर आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कल को कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोगों को सारी चीजें पता होनी चाहिए, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई। बाकी टेलीग्राम से जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।